कल की क्लास में हमने जहाँ तक डिस्कशन किया है उसमें से कोई बात आप में से किन्हीं को पूछनी हो, कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हम उससे आगे का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं इसको ब्रीफली एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी तक हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में जो डिस्कस किया है, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कानूनों का वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू ड्यूरेशन, अवधि के संदर्भ में वर्गीकरण जिसमें टेम्परेरी परमानेंट स्टैट्यूट्स, उसके बाद में क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू मेथड, ढंग के संदर्भ में वर्गीकरण, इसमें मैंडेटरी, इम्पेरेटिव, ऑब्लिगेटरी, ये सारा इसमें दिया हुआ है। उसके बाद में है डायरेक्टरी और प्रोमिसिव स्टैट्यूट्स। उसके बाद में हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट, संदर्भ के आधार पे ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हमने डी में डिस्कस किया यहाँ पर क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, लागू होने की सीमा के संदर्भ में वर्गीकरण। ये इसका अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन डिस्कशन करने के बाद में फिर हमने डिस्कस किया इसका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, निर्वचन के सामान्य सिद्धांत। और जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन में हमने डिस्कस किया पहला लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, शाब्दिक और व्याकरणिक निर्वचन। इसमें हमने रामावतार वर्सेस सहायक विक्रेकर अधिकारी ये केस डिस्कस किया था, बिटर लीफ वाला। मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गंगा चीनी निगम लिमिटेड, शुगर कैन इज नॉट ए वेजिटेबल, इधर सरस्वती चीनी मिल में भी यही बात कही गई। उसके बाद में रणजीत डी ओडेसी केस हमने डिस्कस किया, AR अंतुले केस हमने डिस्कस किया, सरस्वती चीनी मिल्स हो गया, सरसिल्क लिमिटेड कपड़ा यानी सिंथेटिक थ्रेड, नायलॉन, रियोन ये कपड़ा, और एक जो कॉटन से कपास से बनाया जाता है ये कपड़ा, इनमें क्या डिफरेंस है। ये BCI वाला केस हमने डिस्कस किया था, फ्लाइंग इन फ्लाइंग आउट, AK बालाजी, BCI वर्सेस AK बालाजी, जो फॉरेन के एडवोकेट्स हैं उनकी प्रैक्टिस के बारे में इसमें एक वर्ड यूज किया गया, फ्लाइंग इन फ्लाइंग आउट, ये हमने डिस्कस किया। और हर में एक चीज खास तौर से ध्यान रखना, इनका जो लैटिन मैगजीम है, लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन की जो लैटिन मैगजीम है वो एब्सोल्यूटे, सेंटेंसिया, एक्सप्रेसिटर, नॉन इंडिगेट ये, और बुलियन एंड ग्रेन एक्सचेंज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये सारे केसेस इस जनरल इंटरप्रिटेशन इसमें हमने डिस्कस किए। आप में से किसी को भी यहाँ तक कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं। उसके बाद में हमने मिस्चीफ रूल के बारे में डिस्कस किया था, मिस्चीफ रूल, रेस्टी का नियम, जिसमें आलमगीर स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें बहलाना, फुसलाना, बहला फुसला कर ले जाना, उसको डिटेन रखना, ये टर्म हमने इसमें डिस्कस किए थे। स्मिथ वर्सेस ह्यूज में जो गली में आने जाने वाले लोग हैं उनको वो पकड़ पकड़ के बुला रहे हैं, तो कहा ये नहीं, खिड़की, झरोके और दरवाजे तक की लॉ में परमिशन थी। कंवर सिंह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन अबेंडेंड एनिमल, आवारा पशु, इसको लेके रणजीत डी ओडेसी, वो लेडी चटरलीज लवर वाला। प्यारेलाल महादेव दास, ये मीठी सुपारी वाला केस है, स्वीटनेस को लेकर के था। कॉपी सेट्टी सुब्बाराव एलियास सुब्रमण्यम, स्टेट ऑफ आंध्रा, ये डॉवरी को लेकर के है। डॉवरी यानी क्या, बिफोर मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज और आफ्टर मैरिज जो भी डिमांड की जाती है वो डॉवरी में आएगा। फिर हमने हरदीप सिंह वाला केस डिस्कस किया, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस डिस्कस किया, जिसमें यह था कि अगर फीमेल भले ही वो किसी की मैरिड वाइफ ही क्यों नहीं हो, अगर बिलो 18 ईयर है तो उसमें पोक्सो लगेगा। जो IPC में दे रखा था वाइफ के साथ में, जो बिलो 15 ईयर है तो ही रेप माना जाएगा, यहाँ पे कह दिया अगर बिलो 18 है तो भी पोक्सो लगेगा। ये इंडिपेंडेंट थॉट का केस है। और इसका एक वाइस वर्सा एक केस है जो इसका अपोजिट जैसा है, उसको भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। उसमें ये दिया हुआ है कि जिनकी भी एज 16 प्लस है वो अपना भला बुरा जानती हैं, किसी के साथ जा सकती हैं, रह सकती हैं। ये थोड़ा सा दोनों कॉन्ट्राडिक्शन होता है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन मैटर टू मैटर, फैक्ट टू फैक्ट, ये इस पे वेरी करता है। प्रीति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये हमने डिस्कस किया। और एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ,
डिपार्टमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ये अबॉर्शन वाला जो 24 वीक तक की परमिशन दी गई, ये सारे इसमें हमने डिस्कस किए। इस मिस्चीफ रूल को हेडन्स रूल, परपजीव कंस्ट्रक्शन, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। मैकमिलन वर्सेस डेंट, ये केस भी हमने इसमें डिस्कस किया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इनकी जो भी केस लो हो और साथ के साथ में इनका लैटिन मैक्सिम हो, उसको उसी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जैसे मिस्चीफ रूल है तो इसी में ध्यान करना है। नेक्स्ट है उसी में लर्न करना अपने को। नेक्स्ट है द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल या स्वर्णिम नियम है, उसमें हमने सैनिक मोटर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस केस को हमने डिस्कस किया। और ये जो गोल्डन रूल है, ये ग्रे वर्सेस पियर्सन के केस में लॉर्ड हर्सेल वेंसलडेल, लॉर्ड वेंसलडेल, इसने ये गोल्डन रूल का प्रिंसिपल लेट डाउन किया इस जज ने। इसमें हमने बारबेटन वर्सेस लवलैंड का केस डिस्कस किया, क्रिस्टोफर लॉटिंगा का केस हमने डिस्कस किया, नगेंद्र नाथ सुरेश का, ये सारे केसेस हमने डिस्कस किए। इफ्को वाला केस हमने डिस्कस किया। ली वर्सेस नेप का जो ब्रेक लगाया, स्टॉप मिस ब्रेक लगाया और चल दिया, वो नहीं है। करनेल सिंह का केस हमने डिस्कस किया, स्टेट ऑफ पंजाब, केसर जहान बेगम, और इसकी ये लैटिन मैक्सिम ध्यान रखना, यूट्रस मेजिस वेलेट क्वम पेरियट, इसको युक्तियुक्त अर्थान्वयन और रीजनेबल कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। डी के गुप्ता केस में कहा जो स्टेट्यूट्स हैं उनका लेटर यानी उनका अक्षर जो है और उनका सेंस क्या है लेजिस्लेशन का, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक जो वर्ड हमने डिस्कस किया इसमें क्या, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स है उसके जो लेटर्स हैं, उनके अक्षर हैं, उनका मीनिंग बताया जाना। सेंस ऑफ लेजिस्लेशन बताया जाना यानी कंस्ट्रक्शन, ये याद रखना अपने को। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस ये आज़ाद भारत फाइनेंस कंपनी, उसके बाद में हमने फोर्थ जो रूल है इसका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये हमने डिस्कस किया, सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएन बलसारा का केस हमने डिस्कस किया। टीएमए पाई फाउंडेशन का केस हमने डिस्कस किया। राजकृष्ण वर्सेस विनोद का केस, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी, स्टेट ऑफ बिहार का केस हमने डिस्कस किया। ईश्वरी खेतान का केस हमने डिस्कस किया। शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनरवा मिल्स, श्री जगन्नाथ मंदिर, दिलीप सिंह, ये सारे केस हमने डिस्कस किए। बीसीआई वर्सेस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ, ये डिस्कस किया। उसके बाद में फिफ्थ जो रूल है, स्टेट्यूट शुड बी रीड एज ए होल, कानून को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इसमें एक्स विसरिबस एक्टस, ये इसका लैटिन मैक्सिम है। अश्विनी कुमार वर्सेस अरविंद बोस, ये केस हमने डिस्कस किया। पोपटलाल स्टेट ऑफ मद्रास, भावनगर यूनिवर्सिटी, पलिताना चीनी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और मुकुंद देवगन वर्सेस ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड, ये केसेस हमने डिस्कस किए। उसके बाद में अमान्य से मान्य करना अच्छा है, यूटेरस मेजिस वेलेट क्वम पेरियट, इसको भी रीजनेबल कंस्ट्रक्शन भी कहा गया। इसमें हमने अवतार सिंह वाला केस जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली चोरी वाला, ये हमने डिस्कस किया। तिनसुकिया इलेक्ट्रिकल कंपनी असम, ये केस डिस्कस किया। डीसल बाबा का जो इसमें एडवोकेट थे वो क्या करते थे, एसटीडी पीसीओ लगा लिया था, ये वाला केस हमने डिस्कस किया। बीएस काउंसिल ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन और कोलकाता यूनिवर्सिटी यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय वर्सेस प्रीतम रूस का केस हमने इस रूल में डिस्कस किया। उसके बाद में समरूप अभिव्यक्तियां समान अर्थ रखती हैं, आइडेंटिकल एक्सप्रेशन टू हैव सेम मीनिंग, भोगीलाल स्टेट ऑफ बॉम्बे और इनकम टैक्स कमिश्नर बेंगलोर, वेंकटेश्वर हैथरीज प्राइवेट लिमिटेड, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद में इसमें सहचरण ने ज्ञायते नोसिस्टर ए सोसाइस, इसमें हमने आलमगीर स्टेट ऑफ बिहार, वही बहलाना फुसलाना बहला, थोड़ा बता देना इसके, मैंने पता नहीं चला आपसे, कौन सा आलमगीर वाला, 8 से लेकर 11 तक में आया नहीं था। हाँ कोई नहीं, वो रिकॉर्डेड वीडियो में सब है ना, बहुत डिटेल में अपन एक बार मैं ब्रीफ कर रहा हूँ आपको, सुन लो, फिर भी रिकॉर्डिंग वीडियो भी देख लिया करो ना, जैसे किसी दिन किसी क्लास में लेट हो जाए तो रिकॉर्डेड वीडियो देखा करो। सहचर्य ने गए थे नोसिस्टर सोसाइस में आलमगीर स्टेट ऑफ बिहार का केस हमने डिस्कस किया, जिसमें बहलाना, किसी मैरिड वुमेन को बहलाना फुसलाना बहका कर ले आना ले जाना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। देवेंद्र वर्सेस एम
सुरती स्टेट ऑफ गुजरात, ये डिस्कस किया। जनार्दन पिल्लई यूनियन ऑफ इंडिया, प्रदीप अगरबत्ती वाला, ये फ्रेग्रेंस को लेकर के था, सुगंध खुशबू आर्टिफिशियल है इसको लेकर के था। धूप बत्ती में अगरबत्ती में जो खुशबू काम में ली जाती है, जो साबुन वगैरह इनमें, बाकी शैम्पू इनमें काम में ली जाती है, उन सब को लेके ये फ्रेग्रेंस को लेकर के था। उसके बाद में इसमें भी नॉसिस्टर एक्स सोसियो क्वी नॉन कॉजिसिटर एक्स से, ये इसका लैटिन मैगजीन भी है, सेचर ने ज्ञाते, यानी क्वो नॉन वेलेंट सिंगुलर जूना और जुआंट, ये इसका सेचर ने ज्ञाते में दो ये लैटिन मैगजीन भी ध्यान रखना, ये पूछी गई है इसलिए आपको यहाँ बताई गई है। इजस्टेम जेनेरिस सहजातीय अर्थान्वयन, इसमें हमने ललिताबाई, हमदर्द दवाखाना, विक्रम सिंह, ये वाले केसेस डिस्कस किए। उसके बाद में एक्सप्रेशियो यूनिस ईस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस, यानी एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है, ये कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। नंदिनी सतपति, आलोक कुमार, आर सी कूपर और बेनेट कोलमन, इन केसेस के द्वारा हमने इस प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। और ये मैंने आपको समझाया था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स की जड़ रूट क्या है, कहाँ से कैसे चला। जैसे पहले लॉ यानी धर्म को मानते थे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई सा भी हो, तो उनका रूट है। यहाँ पे हम चाहें तो उधर क्रिश्चियन लिख करके उसका बाइबिल लिख दो, और बाइबिल के में बाद में कोई एक दो कमेंट्री टेस्टामेंट जो इस पे किए गए हैं वो लिख दो, फिर यही लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट और इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंसनेस, यही आना है। और 11th जो रूल है इंटरप्रिटेशन का वो है कॉन्टेम्परेनिया एक्सप्रेसियो ईस्ट फोर्टिसिमा इन लेगा, तत्कालीन व्याख्या सर्वोत्तम होती है। आज किसी चीज़ पे, आज की सिचुएशन में कोई टिप्पणी की जाए, कोई कमेंट किया जाए, वो सबसे युक्तियुक्त होता है। 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले क्या कहा गया वो अब रिलेवेंट नहीं रखता उतना। उसके बाद में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हितप्रद अर्थान्वयन क्या होता है। हाँ, जैसे ना ये जो केसेस है मोस्ट ऑफ सेम है हमारे रूल में। हाँ, जैसे आलमगीर वाला है वो रिपीटेड केस है, मतलब काफी बार हाँ, हुआ। तो जैसे सेम केस अलग अलग रूल्स में है, एक है मिसचीफ में और एक है गोल्डन रूल में, सेम ही केस है, सेम ही फैक्ट है, एग्जैक्टली सेम है। तो अगर क्वेश्चन आता है, हाँ, क्वेश्चन आता है वो केस से रिलेटेड, और दोनों भी होते हैं ऑप्शन, मिसचीफ भी और गोल्डन रूल भी। ऐसा नहीं देंगे आपको, एक केस में कई सारे प्रिंसिपल लेट डाउन किए जाते हैं, तो इसके आधार पे जो बात यहाँ जिस संदर्भ में कही है उसी संदर्भ में उस रूल में लिया जाएगा। केस के फैक्ट तो सेम होते हैं। हाँ, होने दो, फैक्ट सेम होते हैं, लेकिन उस सिचुएशन के आधार पे एक केस में एक से ज़्यादा प्रिंसिपल लेट डाउन किए जाते हैं, इसलिए कोई केस एक से ज़्यादा बार आ जाता है। लेकिन आपको कभी ऐसे इतना सिंपल क्वेश्चन सीधा सा पूछेंगे नहीं जिससे आपको लगे कि ये केस इसमें भी है या इसमें भी है, ऐसा नहीं होगा। आप निश्चिंत रहो। हाँ, नहीं पूछेंगे नहीं। अभी आपका ये डिस्कशन पूरा हो जाए, फिर आपके जो टेस्ट चलेंगे उसमें आप देख लेना, ऐसे कोई क्वेश्चन होते नहीं है, होते हैं फिर वो ऑब्जेक्शनेबल में आ जाते हैं, फिर उन क्वेश्चन को डिलीट ही करना पड़ता है। स्टूडेंट ऑब्जेक्शन लगा देते हैं उनमें कि साहब आपने पूछ लिया, ये इधर भी था इधर भी था, ऐसा जनरली होता नहीं है, बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। अब आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हितप्रद अर्थान्वयन। ये देखो, इधर एक चीज़ देखो, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो एक बार के लिए मैं बहुत है, हाँ सही है। फिर एक बार पूरा ध्यान इधर ही रखो। देखो यहाँ से देखो आप, ये है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। पहला ये ध्यान रखना कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन में पहला इंटरप्रिटेशन कौन सा, लिटरल और ग्रामेटिकल। जो जिन शब्दों का व्यवहारिक अर्थ होता है, जो उनका शाब्दिक अर्थ होता है, जो हम समझते हैं, और जो उनका ग्रामेटिकल यानी व्याकरणिक अर्थ होता है, उनको उसी संदर्भ में समझा जाए। ये रूल इस बात को कहता है। ये अलग अलग टूल हैं इंटरप्रिटेशन के, कि हम इंटरप्रिटेशन करते समय जब कोर्ट यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इनमें से किस टूल को काम में लेंगे। जरूरी नहीं है कि किसी एक मशीन को ठीक कर रहे हैं तो एक ही टूल काम में लेंगे, एक से ज़्यादा टूल भी काम में लिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना अपने को। तो ये ऐसे एक एक बता रखा, ये लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन की बात करता है। उसके बाद में हमने यहाँ पे डिस्कस किया इसमें मिस्चीफ रूल, रिस्टी का नियम।
इसमें ये इसके केसेस हैं और ये लैटिन मैगजीम, इस मिस्चीफ रूल को हेडेंस रूल, परपजीव कंस्ट्रक्शन, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है और आज हम बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ये पहले भी कहा था, इनमें जो चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। इसकी जड़ कहाँ है? रूल में, इसलिए मैं इधर लेके आया हूँ आपको, ताकि इससे कनेक्ट रहोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद में है, हमने डिस्कस किया इसका गोल्डन रूल, स्वर्णिम नियम, जो ग्रे वर्सेस पियर्सन के केस से लॉर्ड विंसलडेल जज इन्होंने ये दिया और ये इसके लैटिन मैगजीन, ये इसके केस लो, इनको हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में डिस्कस किया और इसके केसेस हमने सारे डिस्कस किए। उसके बाद में स्टेट्यूट शुड बी रीड एज ए होल, कानून को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। एक्स विसरिबस एक्टस, ये लैटिन मैगजीम दे देंगे और लैटिन मैगजीम देके पूछ लेंगे किस रूल में दी गई है, इसलिए इनको इसी तरह याद करना, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स में ये लैटिन मैगजीम पूछेंगे, ये ना तो हिंदी में है ना इंग्लिश में है, ये तो लैटिन लैंग्वेज में है, लेकिन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स में पूछी जाती है, इसलिए अपने को इनको लर्न करना है। भाई रूलेट वाले बच्चों को भी उनके पेपर में कम से कम एन एवरेज नियर अबाउट 10 लैटिन मैगजीम पूछी जाती है। वो तो जानते ही नहीं लैटिन मैगजीम होती क्या है। हाँ, कम से कम आप इतनी बार पढ़े तो हो, आपने LLB किया है, BLLB किया है या भी कर रहे हैं, तो आपको पूछना तो स्वाभाविक है, इसलिए सोचना ही नहीं। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, एक कौन सा प्रिंसिपल है, रूल कौन सा है, लैटिन मैगजीम कौन सी है और केसेस, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ध्यान करेंगे। तो यहाँ पे कानून को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए या स्टेट्यूट शुड बी रीड एज ए होल, ये तो दे दिया हिंदी इंग्लिश में, और इसके लैटिन मैगजीम में ऐसा पूछ लेंगे एक्स विसरिबस एक्टस, और इसके बाद में ये केसेज इसके ध्यान में रखने हैं और अमान्य से मान्य करना अच्छा है, ये दे दिया। और यहाँ पे यूट्रस मेजिस वेलेट क्वम पेरियट ये दे दिया, तो इनको अपने को सभी को ध्यान में रखना। इसको युक्तियुक्त अर्थान्वयन भी कहा जाता है। समरूप अभिव्यक्तियाँ समान अर्थ रखती हैं। आइडेंटिकल एक्सप्रेशन टू हैव सेम मीनिंग, इसमें ये केसेस हमको ध्यान रखना है, ये जो इसके बारे में लिखा हुआ ये भी हमें ध्यान में रखना। और सैचरे ज्ञायते नोसिस रे सोसाइस, ये ध्यान में रखना, और इसकी ये लैटिन मैगजीम और केसेस इनको अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद में है इजेस्टेम जेनेरिस सजातीय अर्थान्वयन। इजेस्टेम जेनेरिस, इसके ये केसेस एक्सप्रेसियो यूनिस इस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस, एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरे का स्पष्ट मना है, ये लिख दिया और ये लैटिन मैगजीम आई, तो अपने को ध्यान रखना इसके बारे में है, ठीक है। उसके बाद में ये मैंने इसकी रूट्स आपको समझाई थी। जो 11th रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो है कॉन्टेम्परेनिया एक्सप्रेसियो इस्ट फोर्टिसिमा इन लेगा, तत्कालीन व्याख्या सर्वोत्तम और प्रभावी होती है। ये इसके केसेस हमने डिस्कस किए थे। यहाँ तक के डिस्कशन में कोई भी बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी हमने देखा ना, मिस्चीफ रूल से निकला, कौन सा, ये देखो इधर, ये मिस्चीफ रूल है। इस मिस्चीफ रूल को मिस्चीफ रूल भी कहा जाता है, हेडेंस रूल भी कहा जाता है, परपजीव कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हितप्रद अर्थान्वयन। आज के डिस्कशन में इसी बात को हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या हितप्रद अर्थान्वयन होता क्या है, किस चीज को हम हितप्रद अर्थान्वयन कहेंगे। सर इसमें सेक्शन ना सेक्शन को, ये स्टैट्यूट्स है ही नहीं, ये कोई ऐसा कानून को तो पढ़ नहीं रहे। सारे कानूनों को जिनमें भी कोई समस्या आती है उनका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, इसलिए इसमें सेक्शन नहीं होते हैं। हाँ, ये कोई पार्लियामेंट ने थोड़ी पास किया, ये तो जजेज जब लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं तब किस टूल को काम में लाते हैं, कौन कौन से टूल होते हैं। इसमें भी और आएगा इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड ऑफ स्टैट्यूट्स, जो हमने स्टार्टिंग की क्लास में डिस्कस किया था, वो भी आपको बताएंगे। इसमें कोई सेक्शंस नहीं होते हैं। जैसे एक बार के लिए बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन हम डिस्कस करेंगे, इसको एक बार यहीं छोड़ के थोड़ा सा और आगे का देख लो, उससे आपके समझ में आ जाएगा। ये इसी बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के केसेस हैं। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे हमको कोई पीनल लॉज का इंटरप्रिटेशन करना है। भाई 2 तरह के लॉ है ना, एक तो हमारा सिविल और एक क्रिमिनल। पीनल लॉज
इनका हमेशा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है, लिबरल नहीं होता कभी भी, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। एक तो फाइनेंशियल मामले होते हैं वित्तीय, उनका स्ट्रिक्ट होता है, और एक पिनल प्रोविजन उनका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है, लिबरल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। दंड कानूनों का कठोर अर्थान्वयन, ऐसे इनके दंड के साथ में इधर आगे देखो यहाँ पे ये भी दे रखा है, कर कानूनों का भी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। और ऐसे ही साम्य विषय वस्तु कानूनों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स इन पेरीमेटेरिया, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं कि पेरीमेटेरिया क्या है, उससे मिलता जुलता सा समान सा अर्थान्वयन, ये इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ऐसे ही किसी को अमेंडमेंट करना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 106 अमेंडमेंट हो चुके, तो अमेंडिंग क्या होता है। और कोडिफाइंग, जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोडिफिकेशन होने की संभावना है, हिंदू मैरिज एक्ट का 1955 में हो गया, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, सक्सेशन, गार्जियनशिप का 1956 में हो गया, वो क्या था, कोडिफिकेशन। और ऐसे ही कंसोलिडेटिंग, किसी को बिल्कुल कंसोलिडेटिंग फॉर्म में बता दिया गया। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, 1787 में बना, 7 आर्टिकल है, अभी तक 27 अमेंडमेंट हुए, एकदम ये कंसोलिडेटिंग फॉर्म हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 1950, 26 जनवरी को कमेंसमेंट में आया, 395 आर्टिकल हैं, और जब पहले पढ़ाया था तो 105 अमेंडमेंट थे, अब 106 अमेंडमेंट इसके हो चुके हैं। तो ये ऐसे कोई भी एक्ट हो उसको एकदम कंसोलिडेटिंग फॉर्म में लाया जाना, उसका संहिताकरण, समेकन किया जाना, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर अमेंडमेंट होता क्या, कैसे किया जाएगा, इसको भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंसोलिडेटिंग को भी अलग से डिस्कस करेंगे। फिर इसमें मैंडेटरी और डायरेक्टिव, उधर जो स्टार्टिंग में हमने क्लासिफिकेशन किया था ना, तब उसमें ये चीज़ें बता रखी थी। मैंने पहले ही आपको कहा कि स्टार्टिंग वाली चीज़ों को यहाँ एलिब्रेट किया गया है। तो आदेशात्मक यानी आज्ञापक कौन से कानून है, निदेशात्मक यानी डायरेक्टरी एनेक्टमेंट्स कौन से हैं, ये यहाँ पर इसमें बताया हुआ है। कंजंक्शन और डिसजंक्शन, किसी चीज को जोड़ते हैं ना, एंड, कोई दो वाक्यों के बीच में एंड लगा दिया, राम एंड श्याम, है ना, और लगा दिया, सीता या गीता, या तो सीता थी या गीता थी, ऐसे, है ना, ये बोलते हैं इसको कंजंक्शन यानी संयोजन, और डिसजंक्शन यानी वियोजन। ये भी जब इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इन एक एक वर्ड का इतना मीनिंग है, इनको हम यहाँ एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम हर, ये जनरल पे एप्लीकेबल होने वाली बात है, यहाँ पे कोई लॉ एक नहीं है। ऐसे इसका इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरनल एड, इंटरनल एड यानी जैसे आप कह रहे हो ना, इसमें कोई धारा नहीं है क्या, ये देना एक आपला, हाँ, इंटरनल एड। अब ये जैसे स्टेट्यूट्स हैं, इसमें 3 स्टेट्यूट्स हैं, एक दे रखा आबकारी वाला, है ना, एक्साइज का, दूसरा दे रखा राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 1992, और तीसरा दे रखा है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 2022। तो ये स्टेट्यूट्स हैं। इस स्टेट्यूट, तीनों स्टेट्यूट्स में, यानी हर स्टेट्यूट्स में क्या होता है, शॉर्ट टाइटल होता है, लॉन्ग टाइटल होता है, यानी लघु शीर्षक, दीर्घ शीर्षक, उसका प्रीएम्बल, उद्देशिका होती है, हो भी सकती है प्रीएम्बल किसी में हो ना हो तो भी चलता है। और उसके बाद में इसका मार्जिनल नोट, ये भी कोई जरूरी नहीं सभी में हो, मार्जिनल नोट भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर हेडिंग ऑफ सेक्शंस, हेडिंग ऑफ सेक्शन, जैसे थेफ्ट के कौन से सेक्शन है जो 378 से लेके 382 में बता रखे हैं। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, उसमें भी अलग अलग हैं। एक्सटोर्शन, जैसे प्रॉपर्टी का बताऊं तो थेफ्ट है, एक्सटोर्शन है, मिसचीफ है, ऐसे अलग अलग हेडिंग्स में, जैसे मर्डर है, रेप है, अबॉर्शन है, अलग अलग हेडिंग में, इसको बोलते हैं हेडिंग्स ऑफ सेक्शन। यानी एक हेडिंग, उसमें कोई एक से ज़्यादा सेक्शंस, फिर अगेन एक हेडिंग, उससे ज़्यादा सेक्शंस, तो ये हेडिंग ऑफ सेक्शंस हो गया। उसके बाद में डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन क्लोज। अब उसमें भी जनरली हर एक्ट में सेक्शन 2 इसका डेफिनेशन का होता है। जनरली एविडेंस में 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन में 363 है, 366, उसमें देर के 30 डेफिनेशंस हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लोज। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हैं जहाँ इंटरप्रिटेशन भी लिखा हुआ, कुछ में डेफिनेशन लिखा हुआ। जब कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे तो एक साथ लिखा देंगे, इसको बोलते हैं कंसोलिडेटिंग फॉर्म। जहाँ जिन में डेफिनेशन वर्ड आया वो आर्टिकल भी लिखा देंगे, जहाँ इंटरप्रिटेशन आया वो भी लिखा देंगे। तो ये क्या हो गया, एक साथ इकट्ठा हो गया, कंसोलिडेटिंग फॉर्म में हो गया। तो ये इसका इंटरनल एड है, कोई भी इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये हेडिंग ऑफ सेक्शन देखो मैंने इधर लिखा भी है, हेडिंग ऑफ सेक्शंस में, जैसे ये थेफ्ट की ये हैं, एक्सटोर्शन की ये हैं, डेकोइटी, रॉबरी, ऐसे अलग अलग
हेडिंग ऑफ सेक्शंस होता है। ऐसे इन स्टेट्यूट्स में प्रोविजो भी दिए हुए होते हैं, वो भी इसी का पार्ट होते हैं। ऐसे इलस्ट्रेशंस दिए हुए होते हैं, ऐसे ही एक्सेप्शंस और सेविंग क्लॉजेस दिए हुए होते हैं, वो भी सारे के सारे इसी स्टेट्यूट्स का ही पार्ट होते हैं। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, शेड्यूल्स और पंक्चुएशन, इवन विराम चिन्ह भी उसी का पार्ट होता है स्टेट्यूट्स का, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स अपने आप में कोई स्टेट्यूट नहीं है, ये सारे स्टेट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा, अगर उनमें प्रॉब्लम आएगी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरह से इंटरप्रिटेशन करेंगे, इस बात को इसमें बताया गया है। ऐसे ही ये जैसे इंटरनल ऐड थे, ये एक्सटर्नल ऐड है। अब जैसे कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनमें से किसी में नहीं हुआ है, ठीक है, ना तो यहाँ पे हुआ है शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, प्रीएम्बल से, ना यहाँ पे मार्जिनल नोट, हेडिंग और हेडिंग ऑफ सेक्शंस, डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन, इन सब को देख के प्रोविजो, इलस्ट्रेशन, एक्सेप्शन, सेविंग क्लोज, इन सब को देखते हुए एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल्स, पंक्चुएशन, यहाँ पे भी इंटरप्रिटेशन में कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो इनको बोलते हैं इंटरनल ऐड टू इंटरप्रिटेशन, यानी उसी इंटरप्रिटेशन के अंदर दिए हुए हैं। वो जो रूल है ना, जनरल रूल ऑफ प्रिंसिपल, वो तो बाहर के टूल है, ये इसके अंदर दे रखे, इनसे कोई हेल्प मिल सकती है क्या इंटरप्रिटेशन में? इनसे नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे? फिर उनका कोई डिक्शनरी मीनिंग क्या है, वो डिक्शनरी वाला शब्दकोश का देखेंगे। जैसे हमने देखा ना ग्रामेटिकल और लिटरल इंटरप्रिटेशन, उसके बाद में उससे भी नहीं हुआ तो टेक्स्ट बुक में उसके बारे में क्या लिखा, जैसे बड़े बड़े थिंकर्स हैं, उन्होंने ऑथेंटिक थिंकर, उन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा हो तो उसके बाद में उसका जिसको लॉ बनाया गया उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। भाई हर लॉ के पीछे कोई ना कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इसके पीछे कोई ना कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। या दूसरी बात होती है इसमें लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, उसकी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री क्या है, तो हम कहेंगे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में दिया हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड, फिर बाद में पार्लियामेंट ने ये लॉ लेकर के आई, और जैसे ही लॉ आ जाता है तो हमें पता है कोर्ट में तो चैलेंज होना ही है, इससे कोर्ट में चैलेंज हुआ और कोर्ट ने इसका ये इंटरप्रिटेशन किया। ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले रिजर्वेशन आया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के क्लोज 4 में SC/ST का रिजर्वेशन, उसको चैलेंज किया गया चंपाकम दोरई राजन से, तो कोर्ट ने क्या कर दिया, उस बात का इंटरप्रिटेशन कर दिया। उसके बाद में आया SC/ST के बाद में OBC का रिजर्वेशन, उसको इंदिरा साहनी केस में चैलेंज कर दिया कोर्ट ने, उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया। उसके बाद में अभी रिसेंटली आया 2019 में 102nd अमेंडमेंट से EWS का रिजर्वेशन, इसको चैलेंज कर दिया गया जनहित अभियान के केस से। तो ऐसे जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस दिन आ जाएगा आप देख लेना, अगले ही दिन कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, मतलब उसके थोड़े दिन बाद में हो जाएगा, अगले दिन, तो कोर्ट उसका क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा। जरूरी नहीं उसी समय करे, बाद में भी कभी भी कर सकता है, जब भी ऐसा कोई मामला आएगा उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। ये हो गया लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। ये क्या है, एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन, ये सारे इंटरनल एड थे, ये एक्सटर्नल एड में आ जाएगा। डिक्शनरीज में क्या कहा गया, शब्दकोश में, टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तकों में क्या कहा गया है, और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उस लेजिस्लेशन की क्या है, जैसे इतने सारे केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, और उस लेजिस्लेशन की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री क्या है वो भी देखा जाए। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, तो हम इसको 1858 यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे, फिर 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मैं मोटे मोटे बता रहा हूँ, फिर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसके बाद में आ जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये ऐसे अलग अलग फेज से, इससे भी बहुत पीछे से रेगुलेटिंग एक्ट से चालू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री 1773 से 1773 से, ये मैंने बहुत ब्रीफ करके आपको बताया। तो वो हो जाएगी उसकी क्या, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, उसकी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री क्या है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस लेजिस्लेशन के पीछे क्या, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी क्या, हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं, वो क्या कहते हैं, एक बार इधर देख लो समझ लो, फिर वो चीज चली जाएगी, वो तो बाद में देख लेना। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग, इट इज ओनली रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट सीजर। बट ये बिल्कुल गलत
क्रिटिसाइज किया जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की भाषा में कहें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग, इट इज ओनली रिजल्ट ऑफ कॉपी पेस्ट। बिल्कुल कॉपी पेस्ट का रिजल्ट नहीं है। कॉपी पेस्ट करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं क्या? वो तो 11 दिन का भी काम नहीं है, उठा के फटाफट चेप देंगे, 11 घंटे में ही चेप देंगे उसको, इतना भी नहीं लगाएंगे, 11 घंटे भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? तो हमारे देश में जो भी चीज़ लाए, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो डीपीएसपी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज हो, चाहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, चाहे अटॉर्नी जनरल हो, चाहे यूनियन सेंट्रल स्टेट हो, सबके पीछे हमारे यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी अपने कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या ये चीज़ें फिट बैठती हैं, क्या हमारे यहाँ पे फिट हैं, तो हम उनको लेंगे। ये होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारी क्या है? हम पे कोई ऐसा लॉ लगा देंगे, लोग मानेंगे नहीं, उस लॉ की कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। तो लॉ ऐसा होना चाहिए जिसको लोग माने, और माने यानी लोग अपने मन से माने, दिल से माने। जैसे कस्टम और यूसेज को हम मानते हैं, हम कस्टम और यूसेज को नहीं मानेंगे तो कोई हमें फांसी नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं। भाई जैसे किसी की डेथ हो गई तो अपन कहते नहीं जी फ्यूनरल नहीं कर रहे हैं, हम तो 4 जने क्यों ले जाएंगे, मैं अकेला ही कंधे पे पटक के ले जाऊंगा। मान लो कोई ऐसा करे तो कर लो, पर मैं थोड़ा सा घसीटूंगा भी रास्ते में, ऐसा करे तो भाई वो कस्टम और यूसेज हैं। एक जगह रास्ते में कंधा बदलते हैं, या शादी में इधर से जनेऊ डालते हैं, फिर उसका विनायक जी स्थापना करते हैं, बिंदोरी निकालते हैं, वो जाता है, वो कहते कुछ नहीं जाया गया और हाथ पकड़ के ले आए, लो चल ये ले। ये कस्टम होते हैं जिनको हम मानते हैं। ऐसे महिलाएं गीत गाएंगी, तिलक करेंगी, ये सब क्या है? हमारे कस्टम्स हैं। कोई लो थोड़ी ना कह रहा है कि आप ऐसा करो। लो ने तो कह दिया भैया ठीक है कोर्ट में आ जाओ, साइन कर दो, शादी हो जाएगी, वरना फेरों की जरूरत है, ना पंडित की जरूरत है, ना किसी और की जरूरत है। लेकिन हम किससे आज भी लो के होते हुए भी हम हमारे कस्टम प्रिवेल करते हैं, और कस्टम लो से पुराना होता है हमेशा। भाई लो तो हमारा 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट कोडिफाई हुआ। हिंदू मैरिज तो यहाँ लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व से हो रही है, ऐसा तो है नहीं कोई आज से हो रही है। तो ये इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखा जाता है। उस कंट्री में क्या ये चीज़ चलने लायक है या नहीं है, वो भी देखा जाता है। और उस युग में चलने वाली है कि नहीं। किसी समय हो सकता मुस्लिम में 4 मैरिज का कोई बाध्यता, कोई मजबूरी, कोई व्यवस्था रही होगी, लेकिन आज की लड़की ऐसा सहन नहीं कर सकती कि उसका पति 4 पत्नियां, 3 पत्नियां, 4 पत्नियां और ले आए, वो टॉलरेट नहीं करेगी। लाना और शादी करना, घर में लाना तो दूर की बात है, किसी 3-4 से एक साथ बात करके दिखा दे, वो भी सहन नहीं करेगी। बदल गया जमाना, आज का युग अलग तरह का, वो जमाना कोई और था, पता नहीं चलता था, या लोग मान लेते ठीक है भाई हमारे कह दिया धर्म में तो ये चलता होगा। अब कह दिया धर्म अपनी जगह, ये अपना घर अपनी जगह, यहाँ अपने हिसाब से चलेगा काम, तो नहीं लाते हैं, और लाते हैं उनके घर टूटते हैं। आज मुस्लिम्स में उतना अधिकार पूर्वक नहीं ला सकते, जो ला रहे हैं उनके घर में ग्रह क्लेश ही है। तो इक्की दुक्की महिला समझौता कर ले तो कर ले, बाकी भारतीय इस इंडियन सिविलाइजेशन में तो चाहे किसी भी भाई निकले हुए तो सब हिंदुओं से ही हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहाँ रहने वाला कोई भी हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सब हिंदुओं से बने हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उन चीज़ों को भूल जाएंगे। आदमी अपनी जड़ें कभी नहीं भूलता। आज भी बहुत सारे मुस्लिम से उनका इंटरव्यू लो, वो सारे मेव मुस्लिम कौन है? मीणा समाज से कन्वर्टेड मुस्लिम है। सारे कायम खानी कौन है? राठौड़ मुस्लिम है। राठौड़ थे उस समय, नाराज हो गए, गोगाजी राठौड़ के वंशज और परिवार से रूठ के बन गए कायम खानी। तो ये सब आज अपनी जड़ों को तलाश रहे हैं। आज इंटरव्यू में भी खुल के कह रहे हैं कि हम तो ये थे, हम तो नागदा ब्राह्मण थे। ये जितने भी बोहरा मुस्लिम है सब कहते हैं हम नागदा ब्राह्मण थे। ये मलिक और ये जो हैं बट हैं, भट्ट ब्राह्मण से बट बन गए। मलिक जाट भी होते हैं, मलिक गुजर भी होते हैं। तो ऐसे अलग अलग हैं। ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। चाहे थोड़ी बहुत पूजा पद्धति बदल लेने से व्यक्ति का इतिहास नहीं बदल जाता। आज भी सारे लोग भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं। उस समय तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। भाई कितना पुराना मानते हो आप धर्म को आए हुए? मैंने अभी इसमें बताया था आपको, देखो इसी में देखा था मैंने। अभी यहाँ तक तो अपन पहुँचे ही नहीं थे ना। यहाँ देखो एक जगह अभी मैंने देखा था, मैंने तब सोचा था मैं आपको बताऊंगा साथ का साथ में। तो वो क्यों मानते हैं भगवान राम को अपना पूर्वज क्यों मानते हैं, उसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूं। मैंने आपको पहले बता भी रखा है डिटेल में भी। एक मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ऐसे बताया था क्या? ये देखो इधर,
बैटल ऑफ तराइन है, ये है 1191। तो 1191 से भारत में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों परास्त हो गए थे। उसके बाद से भारत में मुगल इन्वेडर्स आए और मुस्लिम धर्म का भारत में आगमन हुआ। उससे पहले नहीं था, 1192 से 1191 से पहले था ही नहीं। तो उससे पहले भगवान राम भगवान कृष्ण तो सब पहले से ही हो गए, इन पे तो कोई विवाद होने का विषय ही नहीं उठता है। उसके बाद में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, यहाँ से क्रिश्चियनिटी भारत में आई। इससे पहले तो भारत में क्रिश्चियन नाम की कोई चीज ही नहीं थी, वही थे जो बाहर से आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग। बाद में धीरे धीरे यहाँ के बाद से उन्होंने धर्म प्रचार चालू किया। ये दो घटनाएं ऐसी है, तो ऐसे इन चीजों को समझना चाहिए हमें, हिस्टोरिकल इनके पर्सपेक्टिव में इन चीजों को समझना चाहिए। अब आ जाइएगा, हितप्रद अर्थान्वयन क्या है, किसको मानेंगे हितप्रद अर्थान्वयन? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन यानी क्या, इसको समझो आप। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन जैसा इसके नाम से ही शामिल है, इसके नाम में ही शामिल है और इसके नाम से ही स्पष्ट है। वो क्या है कि बेनिफिशियरी होगा। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा या पढ़ेंगे या अभी ध्यान नहीं आ रहा होगा, उस सब्जेक्ट का नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक थिंकर थे जिन्होंने कहा था, ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक थिंकर हुए जिन्होंने क्या कहा, लॉ क्या है, लॉ सोसाइटी के लिए यूजफुल है इसलिए सोसाइटी उसको मानती है, अदरवाइज सोसाइटी नहीं माने उसको। कौन थे ऐसे थिंकर? बेंथम। बेंथम ने कहा था कि जो सोसाइटी के लिए यूजफुल है, जैसे हमें कहा गया हेलमेट पहनो और बाद में कह दिया कि दोनों हेलमेट पहनो, जो टू व्हीलर पे दो से ज़्यादा चलेंगे नहीं और दोनों को हेलमेट पहनना है। हम माने तो नहीं, लेकिन एक तो पुलिस वाले चालान कर दें। उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति है एसएमएस हॉस्पिटल का न्यूरो सर्जरी का वार्ड। देखो आप, इतने लोग पड़े हैं वहाँ, बेड पे तो छोड़ो, गलियारे में भी जगह नहीं है। गिरा गाड़ी से, टू व्हीलर से, चला गया कोमा में, गिरा गाड़ी से, डेथ हो गई, हेड इंजरी हो गई उसको। तो ये अब हेलमेट पहनना क्या हो गया, हमारे हित में हो गया। ऐसे लॉ का भी इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो क्या ध्यान में रख के किया जाएगा, लोगों के हित में है या अहित में है, इसको बोलते हैं बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। हित में होगा तो ही मानेंगे, नहीं मानेंगे अहित में होगा। जैसे आज बाबा रामदेव वाला मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, अपन बहुत पुराने एग्जाम्पल क्यों ले, अपने अभी रिसेंट एग्जाम्पल लो। कहा कि बाबा रामदेव विज्ञापन में भ्रामक विज्ञापन करते हैं। तो भारत में तो मैं तो कह रहा हूं, या तो विज्ञापन है नहीं और है तो भ्रामक ही है। यहाँ ओरिजिनल चीज तो है ही नहीं विज्ञापन में, जो दिखाते हैं वो है ही नहीं, और जो है उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि राई का पहाड़ बना के दिखाते हैं। फेयर एंड लवली, जिसका आजकल नाम ग्लो एंड लवली कर लिया, जिससे कोई गोरा नहीं हुआ है ना, सब काले के काले ही हैं। वरना इसकी सारी खपत साउथ अफ्रीका और उधर जो भी थोड़ा सा रंग पक्का वो सब मांगा लेते कि इधर बेच दो हमारे इधर, है ना। ये सिर्फ कॉस्मेटिक आइटम्स बेचने के, बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। रियल जूस, उसमें ना तो जूस है ना रियल है, कुछ भी नहीं है, झूठी बातें हैं। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, कोई जीत नहीं है। किसी को कह दो पहाड़ी से कूद जा इस चट्टान से, तुम तो माउंटेन ड्यू पिया है ना, और उठा ला जा थम्स अप की बोतल, अभी पता चल जाएगा तेरा। तो ये सब हितप्रद अर्थान्वयन। तो इसलिए कोर्ट ने क्या कहा, आप ऐसे भ्रामक विज्ञापन मत करिए। वो इंटरप्रिटेशन किसके हित में था, जनता के हित में था, इसलिए कहा। और साथ में ये भी कह दिया कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने इनको पार्टी बनाया इंडियन मेडिकल काउंसिल ने, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तो गड़बड़ कर रहे हैं बाकी सारे सही कर रहे हैं। यहाँ एक्चुअल में ये है कि सभी गड़बड़ कर रहे हैं। कोर्ट को वैसे जनरल एक इंस्ट्रक्शन भी देना चाहिए था, वो शायद हो सकता है अभी दे दें, अभी फाइनल जजमेंट आया नहीं है। तो कोर्ट ये इंस्ट्रक्शन भी दे सकती है कि देश भर में एक कमीशन बनाया जाए, वो कमीशन इस बात को मॉनिटर करे। अपने देश में तो ये होता, कमीशन भी बना देंगे तो वो कमीशन करप्ट हो जाएगा, वो पैसे खाने लग जाएगा, वो कि तुम भ्रामक विज्ञापन दो और हमको पैसा दो तो तुम्हारा भ्रामक विज्ञापन चलेगा, नहीं तो हम रोक देंगे। वैसे हालांकि एक बना रखा, फिल्म सेंसर बोर्ड बना रखा, उसमें वो दिखाना पड़ता है विज्ञापन, फिर वो उसको ओके करता है, उधर पैसा खा जाते हैं लोग। हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ा तो एक डिपार्टमेंट बनाया, उसका नाम था एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो में वो रंगे हाथों पकड़ता है नोट दे करके ऐसे। एंटी करप्शन ब्यूरो में भी इतना करप्शन हो गया कि बाद में हमें लगा कि ये तो सारे ही करप्ट हो गए एंटी करप्शन ब्यूरो वाले भी।
तब हम कह रहे हैं कि आरटीआई लेके आओ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कभी हम कह रहे हैं लोकपाल लेके आओ, कभी कह रहे हैं ओम्बुड्समैन लाओ। लेकिन ये यही है, एक लाएंगे वो करप्ट हो जाएगा, फिर दूसरा ले आओ वो करप्ट हो जाएगा, फिर तीसरा ले आओ वो करप्ट हो जाएगा, ये चलता रहता है। तो इसलिए हमें लॉ का क्या करना, हितप्रद अर्थान्वयन करना। जैसे जो गांधी अंबेडकर पैक्ट हुआ पुणे में, उसमें अंबेडकर जी ने कहा कि आपको हिंदू कोड बिल लाना पड़ेगा, हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप के एक्ट लाने पड़ेंगे। तो बात हुई, ले आएंगे। अब बात आई जब बहस चली मैरिज की, अब मैरिज तो हमारे सारे जातियों में, धर्म तो हम सबका हिंदू है ना, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं, तो हम सब हिंदू। लेकिन हमारी हर जाति में, समाज में विवाह की, बाकी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी प्रथाओं में अंतर है, पहरान में अंतर है, हमारे कल्चर में भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल अलग हैं, हम बिल्कुल एक हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसलिए मैरिज पे जब बहस चली तो कौन से पॉइंट पे एक हों कि मैरिज को मैरिज मानेंगे, या सब पे छोड़ दें कि मैरिज अपने अपने हिसाब से चलेगी। कहीं 4 फेरे लड़की आगे चलती है, 3 फेरा लड़के पीछे चलता है, कहीं पे 3 फेरे लड़की आगे चलती है, लड़का 1 फेरा आगे चलता है, लड़के का 1 फेरा 1 ही फेरा माना जाता है, लड़की 3 फेरे आगे चली उसका 6 माना जाएगा, 7 फेरे मान लिए जाते हैं। वो था बेसिकली सप्तपदी गमन, टेकिंग 7 स्टेप इन द फ्रंट ऑफ यज्ञ वेदी। तो ये कहा गया कि जैसे उस समय समाज के हित में था, क्या हित में था, मैरिज का कॉन्सेप्ट, इसलिए मैरिज पे बहस चली। एक चीज ध्यान रखना, सोसाइटी नेवर कांस्टेंट, समाज कभी स्थिर नहीं रहता, एंड लॉ नेवर कांस्टेंट, और लॉ भी स्थिर नहीं रहता। क्यों कि लॉ लागू होता है समाज पे, जब समाज ही स्थिर नहीं रहता। आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले कल्पना करके सोचो कि मेरे 4 पीढ़ी पीछे ना मेरे पूर्वज पढ़ाते थे, ना 4 पीढ़ी पहले आपके कोई पूर्वज पढ़ते थे, ना 4 पीढ़ी पहले आपके समाज में कोई लड़की पढ़ती थी। समाज ही अलग तरह की रचना थी, अब बदल गया समाज। अब हम चाहें कि वापिस वैसे ही किसी को बुरखे में धकेल दो, पर्दे में धकेल दो, घूंघट में धकेल दो, पॉसिबल है क्या? वो कहते हैं घूंघट रखना तुम रख लो। मान लो ऐसा कोई निर्णय भी दे दें, लॉ भी बना दें, तो मानेंगे क्या? जैसे ईरान में महिलाओं ने बुरखे का बायकाट किया और भारत में कहा हमें बुरखा राइट दो, और उन्होंने कहा बुरखा हटाओ, चोटियां काट काट के फेंकने लगी लड़कियां। वहाँ बहुत लड़कियों की हत्या कर दी, क्योंकि क्रांति करता है कॉलेज का यूथ, तो बहुत को मार दिया उधर। 1955 में जब मैरिज होगी तो किससे होगी? उस समय यही कॉन्सेप्ट था कि एक मेल की फीमेल से मैरिज होगी। उनके एज का डिसाइड कर दिया, सेपिंडा का डिसाइड कर दिया कि गोत्र में नहीं होगी, है ना, सेपिंडा। 3 फ्रॉम मदर साइड, 5 फ्रॉम फादर साइड, ये प्रोहिबिशनरी रिलेशनशिप में मान लिया गया। कॉन्सेप्ट का नाम था मैरिज, विवाह हो गया, उस समय चला। उसके बाद में एक नई चीज आई, वो बीच में है, वो इससे पहले बता देता हूं। एक नई चीज आई, वो आई लव मैरिज। मैरिज के बीच में वो सपिंडा पिंडा को भी ज्यादा नहीं मान रहे, जाति समाज वाला उन चीजों को भी ज्यादा नहीं मान रहे, बस उनको तो लव हो गया, मैरिज करनी है बस। और लव तो 4 दिन की चांदनी है, फिर तो छाती कुटाई है, तो ये कि करना है, बीच में आ गई वो। अब उससे हम मैरिज तो एंशिएंट टाइम से चल रही थी, इसलिए एक्सेप्टेबल ही थी, उसमें तो कोई इशू ही नहीं था। बट लव मैरिज एक्सेप्टेबल नहीं थी। आज भी कोई कर लेगा तो ताने ही देंगे, जैसे दूसरे समाज की किसी भी समाज में आ जा रहे, हाँ ये तो वो है, कोई भी हो बोले, है ना। अपने यहाँ छोटे बड़े की बात ही नहीं है, हम ही बड़े हैं, बाकी सब छोटे ही छोटे हैं, सबको यही अहंकार रहता है। जबकि बड़ा नाम परमात्मा का, इंसान का कोई बड़ा बड़ा कुछ होता नहीं है। तो ये मैरिज, हम लव मैरिज को ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर पाती इंडियन सिविलाइजेशन, उससे पहले बीच में एक नई चीज चल पड़ी, वो चल पड़ी LGBTQI+। उससे भी पहले ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर सी चली हैं, लिव इन रिलेशनशिप और LGBTQI+। ये थोड़ी दबी छुपी सी चल रही थी। ये वाले कुछ बड़े शहरों में कुछ मर्डर वर्डर हो गए और कुछ डिस्प्यूट हो गए, इसलिए मामले कोर्ट में आ गए, इसलिए थोड़ा मीडिया में आ गया। ये कभी कभी साथ साथ मीडिया में आता रहा।
तो इसमें भी कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया। LGBT नवतेज सिंह जौहर में जजमेंट दिया। इसके 3 केसेस हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक है नाज फाउंडेशन NCT दिल्ली, सुरेश कुमार नाज फाउंडेशन और नवतेज सिंह जौहर वाला। ये तीनों केसेस ध्यान में रखना, एग्जाम में कोई सा भी पूछ लेगा। 2 में है नाज फाउंडेशन, एक में है नवतेज सिंह जौहर। वो नाज फाउंडेशन वाली रिट सबको मिला के कोर्ट ने सुना तो वो नवतेज सिंह जौहर के नाम से जजमेंट आया उसका। कई पार्टियां थी उनको सुना, जैसे सरला मुदगल वाले, ऐसे कई को एक साथ सुनते हैं क्लब करके, तो उसकी नो ये सब पहले के हैं। उसके बाद में 2018 का तो नवतेज सिंह जौहर है, ये उससे पहले के हैं सारे। वो रिव्यू पिटीशन में चलते रहते हैं। नाज फाउंडेशन वाले बहुत सारी रीट करते रहते हैं, बहुत सारी रीट करते हैं। ये ऐसा नहीं कोई एक केस कर दिया, जैसे MC मेहता के बहुत सारे केसेस मिलेंगे। हाँ, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नाज फाउंडेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाज फाउंडेशन NCT दिल्ली, नाज फाउंडेशन सुरेश कुमार, और इसके बाद में आया नवतेज सिंह जौहर। तीनों लिख लो, तीनों जाके देख लेना। LGBT इसमें L यानी लेस्बियन, गर्ल विद गर्ल, G बॉय विद बॉय, तो इसमें LG, B बायोसेक्सुअल, इनको गर्ल भी अट्रैक्ट करती हैं, बॉय भी अट्रैक्ट करते हैं। T यानी ट्रांसजेंडर, जो नेचुरली ट्रांसजेंडर होते हैं। ये एक नई तरह के लोग चले। इन्होंने लड़कियों ने लड़कियों से कहा, लड़कियों ने कोर्ट में कहा कि हमें तो साथ रहना है और हमारी मैरिज को क्या दो। एक काम ये करना, आज एक आपका होमवर्क रहेगा, LGBT सेम सेक्स मैरिज को कौन से केस से डिनाई किया गया, ऑनलाइन ऑफलाइन में सभी ये देख के आना। सेम सेक्स मैरिज को किस केस से कोर्ट ने कहा कि तुम मेजर हो इसलिए साथ तो रह सकते हो, बट हम आपकी मैरिज को लीगलाइज घोषित डिक्लेयर नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये समाज के हित में नहीं है। हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में। तो कोर्ट ने कहा ये समाज के हित में नहीं है। इसका रीजन है, मैरिज के 2 पर्पस होते हैं, मेजर पर्पस, और तो बहुत सारे पर्पस होते हैं। 2 मेजर पर्पस होते हैं। एक होता है बोथ पार्टी, मेल और फीमेल, ये मैरिज के 2 पर्पस है। ये मेल और ये फीमेल, इनके सेक्सुअल रिलेशन को लीगलाइज करना और इनसे होने वाले बच्चों की लेजिटिमेसी, वैधता। भाई आप और हम सब किसकी संपत्ति प्राप्त करेंगे, किनकी प्रॉपर्टी मिलेगी आपको? हाँ, पेरेंट्स की, क्योंकि हम उनके लेजिटिमेट चाइल्ड हैं। और कोई पेरेंट्स के बजाय किसी और का चाइल्ड है तो और से ले लेगा। तो पड़ोसी की तो अपने को नहीं मिलेगी, पिताजी की मिलेगी, माताजी की प्रॉपर्टी मिलेगी, पड़ोसी की मिल जाएगी। जैसे अभिषेक तिवारी वाले केस में, ND तिवारी केस में मिली उस अभिषेक तिवारी को, क्योंकि वो ND तिवारी का बेटा था, जबकि उस महिला ने तो ND तिवारी से शादी नहीं की थी। वो एक बार मिले, उनका रिलेशन बना, उससे बच्चा हो गया, तो महिला लड़ते लड़ते कोर्ट में पहुंच गई, उसने कहा ये इनका बच्चा है। तो कोर्ट ने कहा ऐसे लोग बाद में लड़ाई झगड़ों में, कोई कहे इसका बच्चा और वो कहेगा मेरा बच्चा नहीं, ऐसे सब चीजों से बचने के लिए बेस्ट ये कि मैरिज नाम का इंस्टीट्यूशन, तो ये हमारे सोसाइटी के क्या था, हित में था, एक डिसिप्लिन है समाज का। सोसाइटी को रन करने के लिए, इस सिविलाइजेशन को रन करने के लिए, इस जनरेशन को, नेचर के फ्लो को बनाए रखने के लिए एक डिसिप्लिनरी सिस्टम है। इसके बिना तो जैसे मुता विवाह होता है मुस्लिम्स में, या ऐसे ही मिल लिए जैसे ND तिवारी वाले में, उससे बच्चा हो गया फिर झगड़ती फिरो कि किसका बच्चा पता नहीं। अंग्रेजों में ये बहुत बड़ी समस्या रहती है, वहाँ फादर्स डे मदर्स डे मनाते हैं, उसके पीछे रीजन ये रहता है कि वहाँ पता ही नहीं किसका बाप कौन है, माँ कौन है, मीन्स हु इज बायोलॉजिकल फादर और बायोलॉजिकल मदर, दे डोंट नो। उन बच्चों को नहीं मालूम कि कौन पैदा करके पटक गया। हमारे ऐसे छाती के चिपकाए रखते हैं। आज इतने इतने बड़े हो गए हम, तो भी घर वाले इतना ध्यान रखते हैं कि कोई बात, जरा सी भी चीज़ है उसकी चिंता करते हैं। जब तक वे हैं, चाहे हम हो जाए। हमारे एक सर थे, उनके फादर की डेथ हुई, उनके फादर उसमें 90+ के थे, सर 70+ के थे। उस समय गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाने आते थे, उनके फादर की डेथ हुई। सर ने कहा कि आज मेरे को ये पूछने वाले चले गए कि तू इतना लेट कैसे हो गया, कि अभी भी जाने के 2-4 दिन पहले भी जैसे कोई काम से मैं थोड़ा लेट हो जाता तो कहते टाइम से घर आ जाया कर, ये तेरे लक्षण ठीक नहीं है, तो अभी भी सुधरा नहीं है। मतलब देखो, इस उम्र में भी एक पिता जो जाने की अवस्था में है इतनी चिंता करते हैं, और कहीं भी जाते हर चीज पूछते, हर बात पूछते, तो उससे आदमी को लगता है मेरी भी कोई संभाल करने वाला है,
मेरी भी पूछताछ करने वाला है, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। अब बोले मैं किसको बताऊं, मुझे कौन पूछे, ये होता है ना, एक बहुत फर्क पड़ता है। ये है इंडियन सील है। फॉरेन में किसी को मतलब नहीं, वो अपने आप से बस यो हनी सिंह है, वो मजे लेने आए हैं, जैसे हमारी जिम्मेदारी उठाने आए हैं, मजे लेने कोई नहीं आया। किसी विवाहित को पूछ लो जी मजे हो रहे हैं, बोला हो गए जी मजे। पहले कहा था स्कूल में पढ़ लो बेटा, कॉलेज में मजे ही मजे हैं। कॉलेज में पढ़ रहे तब बोला और यूनिवर्सिटी में मजे ही मजे हैं। वो कॉलेज स्कूल निकल गया, स्कूल निकल गया, कॉलेज निकल गया, यूनिवर्सिटी निकल गया, वो मजे कहाँ रह गए पता नहीं। फिर कहा जी नौकरी लग जाओ, उसके बाद मजे ही मजे हैं, नौकरी भी लग लिए। फिर कहा जी वो मैरिज के बाद मजे ही मजे हैं, उसके बाद भी मजे नहीं थे, मजे गए कहाँ, फिर ये मजे ले कौन रहा है। तो ये सब कहने की बातें, जिम्मेदारी उठाने का नाम शादी है आज बच्चों की। तो ये इसलिए मैरिज इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे क्या है, हितप्रद है, बेनिफिशियल है सबके। इतनी केयर दुनिया में कहीं नहीं होती, इसीलिए तो वो एक दिन ढूंढते हैं। एक हॉलीवुड की एक मूवी है, उसको बेस्ट अवार्ड मिला था ऑस्कर में, जिसमें एक्ट्रेस एक ही काम करती है पूरी मूवी में, वो ढूंढ निकालती है लास्ट तक कि हु इज बायोलॉजिकल फादर ऑफ दैट गर्ल, बस। और यहाँ तो बायोलॉजिकल फादर छाती पे ही चढ़े रहते हैं, बायोलॉजिकल मदर तो बिल्कुल ही हूँ, हाँ देखती रहती हैं, कहाँ चला रही फोन है, कहाँ कर रही तुम, हाँ पढ़ लो थोड़े बहुत, घर के काम तो करते नहीं, और ये कर दो और वो कर दो और ऐसे हैं। तो हमें लगता है यार बड़ी जेल सी हो रखी है। अरे जेल नहीं, बड़ी आज़ादी है। ये प्रोटेक्शन लेयर है, ये ओजोन लेयर का भी बाप है, बहुत जोरदार वाली लेयर है, हर समय संभाल के रखती है, बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ, और जब तक वे जिंदा है तब तक आपको कोई आंच नहीं आ सकती, इतना तक वो ध्यान रखते हैं। तो ये मैरिज हमारे सोसाइटी के हित में है। ये पूरी दुनिया मानती है कि इंडियन मैरिज सिस्टम इज बेस्ट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। साथ रह लिए, बच्चे हो लिए, इधर से उधर भाग लिए, वो कोई एक सेटिस्फेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है, ये बेस्ट सिस्टम है। उसके बाद LGBT वाला चला, तो मैरिज के दो पर्पस है, उनमें से एक भी पर्पस इधर फुलफिल नहीं हो रहा है। ना तो सेक्सुअल रिलेशन का कह दो कि चलो वो बन रहा है, चलो उसको हटाओ, कौन से बच्चे हो जाएंगे यहाँ पे, गर्ल विद गर्ल, बॉय विद बॉय, भैया विद भैया, दीदी विद दीदी, कौन से टावर हो जाएंगे। क्यों फोकट के कूदड़े फाड़े वो अलग बात है, बाकी कोई आउटपुट तो है नहीं, कोई मतलब वाली बात है नहीं। फिर भी ठीक है, जिनको ऐसा लगता है हमें ऐसा ही करना। मैं ऐसे पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट आई, उसने कहा सर आप बहुत ऑर्थोडॉक्स हो, आपके थॉट प्रोग्रेसिव नहीं है, आप कंजर्वेटिव थॉट के इंसान हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कितने बहन भाई हो। तो उसने कहा एक भैया है और एक मैं हूँ। मैंने कहा आज जाके आपके मम्मी को बोलना कि मम्मी मेरे को मेरी कोचिंग में, मेरी क्लास में, हमारे इंस्टीट्यूट पे एक दीदी पसंद आ गई है, मैं उन्हीं की दुल्हन बनूंगी या उन्हीं का दूल्हा बनूंगी, ऐसे बोलना। और भैया को भी बोलना कि वो बोलेंगे कि मम्मी पापा मेरे को भी एक भैया पसंद आ गए, मैं उन्हीं की दुल्हन या उन्हीं का दूल्हा बनूंगा। मैंने कहा देखो कैसे आरती उतारते हैं। हम चाहते तो LGBT हो, लेकिन हमारे घर में हो, इज्जत का सत्यानाश नहीं हो जाएगा। ये भारतीय समाज लव मैरिज में इज्जत के कांकरे हो जाते हैं। यहाँ पे आप कितना ही प्रोग्रेसिव बन जाओ आप, लेकिन जो समाज में है उसको आंख नहीं मूंद सकते उससे। सत्य तो सत्य रहेगा, झुटलाने से अरे हम मानते नहीं। अरे मानने को तो माँ बाप को ही मत मानो, क्या जी हम भगवान को ही नहीं मानते, मत मानो। आप तो अपने आप को ही मानो, ब्रह्मा जी की हम ही है सब कुछ, है ना, बाबू जी भैरू जी हम ही है, सब कुछ मान लो। लेकिन एक्चुअल चीज है उसको तो मानना पड़ेगा। तो जो समाज में है, तो LGBTQI+ वाले जजमेंट में हमेशा कहता हूं ये दिस जजमेंट इज अगेंस्ट द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप नहीं है, उसके प्रतिकूल जजमेंट है, इसलिए समाज में ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और जिनको लगता है अप्रिशिएट किया जाए तो वही बात हो जाएगी कि भगत सिंह होने तो चाहिए, पड़ोसी के घर में होने चाहिए। 23 साल का बेटा देश पे कुर्बान हो जाए, बलिदान हो जाए, शहीद हो जाए, तो कौन माँ बाप चाहेगा ऐसा हो जाए। तो ऐसे ये तो वैसे भगत सिंह जी से इन चीज की तुलना करना भी बड़ा घटिया सा काम है। भगत सिंह बहुत महान शख्सियत हैं, वो हमारे हीरो हैं, और ये तो हीरो के आसपास भी नहीं फटकते हैं। इनके आदर्श भगत सिंह जी होते। इन्होंने, भगत सिंह जी ने कहा मेरी दुल्हन तो आज़ादी है। उन्होंने अपनी आज़ादी, भगत सिंह जी को कई लोगों ने कहा था भगत सिंह पागल हुआ तुम, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम पागल हैं, इन बिगड़े दिमागों में खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। उन्होंने कहा तू कौन सा मंत्री बन जाएगा। उन्होंने कहा किसको बनना मंत्री, मंत्री नहीं बनना, यहाँ देश को आज़ाद कराना है। मेरे जैसे हजारों भगत सिंह खड़े हो जाएंगे। एक थॉट दिया समाज को, एक विचार दिया ये, और ये क्या थॉट एंड क्या विचार है इनका यही जाने। इसलिए
ये समाज के कितना हित में, ये समाज तय करे, व्यक्ति तय करे, इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। बट कोर्ट ने कौन से केस में कहा कि सेम सेक्स आप 18 से 21 से ऊपर के हो, साथ तो रह सकते हो, बट हम आपके मैरिज को लीगलाइज नहीं करेंगे। कोर्ट हितप्रद अर्थान्वयन किया इसका। कोर्ट चाहता तो कह देता कि नहीं हम करेंगे, कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सोसाइटी के बेनिफिशियल नहीं था ये जजमेंट, अगेंस्ट जाता। तो इससे क्या सारे रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। दे देते तो क्या सारे ऐसा कर लेते? नहीं करते। लेकिन बहुत से लोग क्या है, फैशन में बावड़े हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। बाद में एहसास होता रे हम तो सारा कबाड़ा करिए, कुंडा करिए, वो फिर कुछ नहीं होता। जैसे आज आप तैयारी कर रहे हो, आपको ये लगता है कि आप युगों युगों तक तैयारी करते रहोगे, एक फिक्स टाइम होता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 साल 6 महीना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता इंसान के पास में। ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप, बहुत से लोगों ने ये मैरिज का कॉन्सेप्ट हो गया, LGBT वाला हो गया, लव मैरिज का भी मैंने समझा दिया समाज के हितप्रद है या नहीं है। ऐसा ही लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप में मैरिज का एब्सेंट है, बाकी होने को मेल फीमेल है, और आप कह दो ये भी लिव इन में रहें तो ये भी रहें, ये भी रहें। लिव इन में मैरिज नहीं करेगा, मैरिज की तरह रहेगा, यानी इन मेल और फीमेल में जैसे मैरिज में रिलेशन बनते हैं, ऐसे रिलेशन यहाँ पे भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिलेशन तो बना लेगा, फिर दूसरा कोई अच्छा लग गया है, दूसरी कोई अच्छी लग गई तो वो उसको छोड़ के चल देगा, चल देगी, तो फिर क्या होगा? फिर 35 टुकड़े होंगे, आफताब श्रद्धा, चाकू पे चाकू घोंपे जाएंगे। ये सारे इसी से होते हैं। चुन्नी से गला घोंटा जाएगा, ये सारे इसी से होते हैं। और थोड़े दिन बाद में तो इससे भी और आगे बढ़ जाएगा, वो आ जाएगा टीनएजर्स ऐसा कोशिश करेंगे, शायद इनकी सेम सेक्स मैरिज की तरह कोर्ट उनको अलाउ नहीं करेगा, बट वो कोशिश करेंगे कि जैसे राइट टू फूड कौन से केस से फंडामेंटल राइट दिया गया, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से, राइट टू शेल्टर चमेली सिंह के केस से दिया गया वर्सेस स्टेट ऑफ UP, ऐसे राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर की तरह राइट टू सेक्स एज ए राइट ले लेंगे। चिंगड़ मिंगड़ ये टीनेजर ले लेंगे, ज़्यादा नहीं देगा तो कोर्ट शायद हो सकता है 15 से मांग ले या 13 से मांग ले, वो जो भी होगा, लेकिन उसमें भी कोर्ट हितप्रद अर्थान्वयन करेगा तो उनको शायद राइट नहीं देना चाहिए, हित में तो नहीं है वो। ऐसे लिव इन वाला भी हित में नहीं है। अब कोर्ट ने कई ऐसे जजमेंट दे दिए, 2 तरह के दिए। एक तो उनकी लाइबिलिटी रहेगी मैरिज की तरह, जिसने जिस पे क्लेम कर दिया उसको हस्बैंड वाइफ की तरह ही मेंटेनेंस देना होगा। कोई किसी को छोड़ के चल दिया तो उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो एक लाइबिलिटी बन गई उसमें उसकी, ये दे दिया। और जो साथ में रह रहे हैं उनको हस्बैंड वाइफ की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, और उनके बच्चे होंगे तो उन बच्चों को भी उन्हीं के बच्चे माना जाएगा। ऐसे कोर्ट ने काफ़ी सारे जजमेंट दिए, वो सारे जजमेंट सोसाइटी के हित में हैं। रहने वाले तो साथ रहना छोड़ेंगे नहीं। जैसे कंगना रनावत के अपन इंटरव्यू सुनते हैं, या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में किसी के भी उठा के सुन लो, कितने सारे लोगों के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। चाहे मलाइका अरोड़ा ले लो, चाहे कोई सा भी नाम ले लो, आप कोई सा भी उठा लो, XYZ, वहाँ तो चलता ही यही है। कोई एक नाम ध्यान में आ गया, इन्होंने अभी चुनाव लड़ा इसलिए इनका नाम थोड़ा पहले ध्यान में आ गया, इसका मतलब नहीं ये तो ऐसे हैं, बाकी के सब दूध के धुले। वहाँ तो सारी कुएं में ही भांग घुली हुई है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है वहाँ तो सब लोग लिव इन में रह रहे हैं वहाँ, जो जिसके साथ जम गया रह लेगा। ऋतिक रोशन ने सुजैन खान को छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया, इधर कंगना को छोड़ दिया, इनको क्या दिया नहीं दिया वो सामने आया नहीं ज़्यादा, लेकिन छोड़ते हैं तो ये लोग भी इतने भोले नहीं हैं कि फ्री फंड में छोड़ देते हैं। ये भी कोई ह्यूज अमाउंट लेके छोड़ते हैं, करोड़ों अरबों में, कोई रुपए 2 रुपए में तो बात होती नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों में होता है। ये इनका इनसे ब्रेकअप हो गया, ये आजकल इनसे डेट कर रहे हैं, ये सब क्या है? लिव इन रिलेशनशिप ही तो है। तो ये अब इनको कोर्ट जब मैरिज का इंटरप्रिटेशन करेगा तो कोर्ट इन सब चीज़ों में देखेगा, चाहे मैरिज हो हमारी जो ट्रेडिशनल मैरिज हो रही है, या लव मैरिज हो, या LGBTQI+ हो, या लिव इन रिलेशनशिप हो, या एडल्ट्री हो, ये सारी चीज़ें कोर्ट किस में देखेगा? सोसाइटी के। इससे सोसाइटी का हित है या नहीं है? सेम सेक्स मैरिज वालों ने कहा हमारी मैरिज को अलाउ करो, कोर्ट ने कहा साथ कोई भी 18 से ऊपर का है, किसी के भी साथ रहे, हम मना नहीं कर सकते। वो लड़की लड़के के साथ रहे, वो लड़की लड़की के साथ रहे, लड़का लड़की के साथ रहे, या लड़का लड़के के साथ रहे, हम मना नहीं करेंगे, बट हम आपकी मैरिज को लीगलाइज नहीं करेंगे। देखना ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं, कोर्ट ने कह दिया ना तो लीगल है और ना हम इलीगल डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि मेजर है वो किसी के साथ रहे, तो इलीगल तो ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉइंट बन गया।
और लीगल इसलिए नहीं कर सकते कि ये सोसाइटी के हित में नहीं है। अब एक बीच की चीज और आती है, ध्यान से सुनना, मैरिज, लव मैरिज, LGBTQI+, रिलेशनशिप, और पांचवा जो मैंने एग्जाम्पल दिया लिव इन रिलेशनशिप के अलावा एक और चल रहा है रिलेशनशिप। आजकल छोटे छोटे स्कूलों के बच्चे भी रिलेशनशिप में हैं। मतलब ये समझ लो, मैं ऐसी क्लास में पढ़ा रहा था तो ये क्लेट वाले ये बच्चे आते हैं, ये अभी अभी रिसेंटली स्कूल से दिए, सर कौन से ज़माने में जा रहे हो। मैंने देखा कि थोड़ा पहले बताऊंगा, ठीक नहीं लगेगा, तो मैंने कहा 13 से टीनेजर से ये चालू हो जाते हैं। बोला ना सर, डबल फिगर कर दो आप, कई तो उससे भी एडवांस चलते हैं, लेकिन आप डबल फिगर करो। डबल फिगर यानी कैसे, 10 ईयर यहाँ से चालू करो आप। जैसे ही उनकी उम्र दहाई के अंक में पहुंची, वो 1 से 2 हो जाते हैं, बस ऐसे चल रहा है आजकल का। भाई ये तो बहुत खतरनाक चल रहा है। अब इसमें ऐसी चीजों का इंटरप्रिटेशन करना होगा तो कोर्ट समाज का हित देखेगा, उनका भी हित देखेगा कि इस उम्र में ऐसा होगा, मिलेंगे ओबियसली कंसीव करेंगे तो अबॉर्शन होंगे तो फिर जब माँ बनना होगा तो माँ कैसे बनेगी, वो दिक्कत है। फिर लोग मारेंगे, वो स्कूलों में मरेंगे, अपने अमेरिका की तरह इंडिया में मर्डर होने लग जाएंगे। तो हितप्रद अर्थान्वयन करना मैरिज का, एक डिसिप्लिन में सोसाइटी चलती है, वो डिसिप्लिन बना रहे। और तीसरा देखो इधर, कुछ समाजों में आज भी हमारे एक प्रथा चलती है, उसको बोलते हैं नाता प्रथा। क्या है ये मैरिज, लव मैरिज, LGBTQI+, रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप, इन सबसे भी पुरानी। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो जो कुतर्क करते हैं वो ऐसे बात करते हैं, देखो कर्ण तो आज से 5125 साल पहले पैदा हुए थे, तो वो भी कोई ना कोई तो रिलेशन होगा, है ना, तो रिलेशन तो उन्होंने भी बनाया। हाँ तो ठीक है, ये हमेशा से चलती आ रही है, ये चीजें कोई आज चली हो या आप देखो, इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो LGBTQI+ वाले हों, या रिलेशन वाले हों, या लिव इन रिलेशन वाले हों, ये हमेशा से चलने वाली चीज है। ऐसे ही एक प्रथा और चल रही है एंशिएंट टाइम से, वो होती है नाता प्रथा। सारे समाजों में नहीं चलती है, बट कई समाजों में चलती है। नाता प्रथा यानी क्या है, किसी कारण से हस्बैंड की डेथ हो गई या वाइफ की डेथ हो गई, उधर भी हस्बैंड या वाइफ में से किसी की डेथ हो गई, उस मेल फीमेल की साथ रखना है तो उनका नाता कर देते हैं, उनका एक ऐसे गठजोड़ा सा बांध देते हैं। वो फेरे वेरे ऐसे पूरे नहीं फिरते हैं, आजकल तो सब 2-2, 5-5 बार शादियां कर रहे हैं, लेकिन पहले पुराने समय में ऐसे करते थे जी, नाता प्रथा हो गया। कहीं कहते चूड़ी पहना दी, कहीं कहते चद्दर ओढ़ा दी, ये चुनरी ओढ़ा, चुनरी नहीं चद्दर, ऐसा। चद्दर तो बहन को भाई ओढ़ाता है ना, चुनरी तो भाई बहन को, वो अलग प्रथा हो गई, वो भी हमारी एक प्रथा है। ये हो गई नाता प्रथा। तो ये इनमें भी हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट होते हैं, बट सोशली रिकॉग्नाइज्ड है, बट इस पे कोई स्टेट्यूट्स नहीं है। ये हमारा आज भी कस्टमरी लॉ है नाता प्रथा, और एंशिएंट टाइम से चल रहा है, और लीगल है, वैलिड है, जस्ट लाइक ए मैरिज की तरह अधिकांश समाजों में मानी जाती है। ये ऐसे ही एग्जाम्पल दिया था मैंने, कहा जैसे कोई एक आदमी सोचे, कोई एक आदमी सोचे कि मेरे को यही करना है, तो मैंने भले ही कर ले। हमारी एक की औकात ही क्या है इस देश में, हम एक, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हम एक अपने आप में 1/150 करोड़वां हिंदुस्तान है। क्या फर्क पड़ता है, अरे हमने किसको कहाँ वोट दिया, क्या फर्क पड़ता है। अभी रिजल्ट आ रहे हैं तो जो जीतेगा वो तो जीतेगा ही है, जीतेगा तो वही, तो जो जीतेगा वो जीतेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम हमारा मत रखें, इसका मतलब ये नहीं कि जो सब कह रहे हैं उसी में हाँ में हाँ और ना में ना मिलाएं, लेकिन सही रास्ते चलें। एक आदमी को यूँ सोचे मेरे ऐसा करने से बहुत फर्क पड़ जाएगा, बिल्कुल बहुत फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। हम अपनी जगह पे कितनी सी औकात है एक इंसान की, अगर हम भारत के संदर्भ में इसको निकालें तो हम 1/150वां करोड़ हिंदुस्तान है, इससे ज़्यादा नहीं। और इस समय हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी है, आज कोई बात खड़े होकर के मोदी जी बोलें या राहुल गांधी बोलें या अरविंद केजरीवाल बोलें तो उनकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, उनकी बात को थोड़ा ज़्यादा सुना जाएगा। आप और हम बोलें तो कोई ज़्यादा सुनेंगे नहीं। और मान लो हमने काम की बात उनसे भी तगड़ी कह दी तो कौन सुन रहा है, तो उस लेवल तक पहुंचेंगे तब जाके लोग सुनेंगे। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या करना, इसलिए हमेशा इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हितप्रद अर्थान्वयन जिस भी लॉ का हो, जैसे पोल्यूशन, एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, अभी गर्मी बहुत तेज थी, है ना,
ये 9 तपा था, उसमें 2 1 3 1 दिन ही तपा, अगर पूरे 9 दिन तप लेता तो कई तप जाते हैं। तो ये क्या है, ऐसे कोई भी जजमेंट देंगे कि साहब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो उत्सर्जन करती है उन गैस को कम से कम किया जाए, कम से कम एनवायरनमेंट को हार्म किया जाए, ये सब क्या है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो वर्ल्ड वाइड होती हैं, एनवायरनमेंट का आप और हम कोई 2 जने मिलके नहीं बचा सकते, लेकिन हम सब मिलके एक एक पेड़ एक एक भारतीय लगाएगा तो हम तो 150 करोड़ पेड़ लगा देंगे एक साल में। हम यूँ सोच रहे हैं कि हर बारिश से पहले एक पेड़ लगाएंगे तो हम तो हर साल के भारतीय 150 करोड़ पेड़ लगा देंगे तो फायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा सब करते नहीं, ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो चाहे एनवायरनमेंट का इशू हो, चाहे पोल्यूशन का हो, चाहे ट्रैफिक, अभी जैसे सड़कें पहले कहीं नहीं थी इतनी चौड़ी सड़कें, इनको 10 लेन बना दिया तो भी छोटी पड़ रही हैं। कितने भी एक्सप्रेस हाईवे बना दो छोटी पड़ेंगी, तो इनका हितप्रद अर्थान्वयन करना पड़ेगा, कहीं तो चेक एंड बैलेंस लाना पड़ेगा, भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो। जैसे दिल्ली में मेट्रो चल गई तो काबू में आ गया मामला, वरना दिल्ली का ट्रैफिक काबू में नहीं था, आज भी जाम लग जाते हैं, 2.5 3 घंटे के जाम है। तो उन चीज़ों को इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। ये मैंने एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाया है, इसके बहुत सारे डायमेंशन से हम समझ सकते हैं। कोई सा भी ले लो, इसमें एनवायरनमेंट ले लो, वाइल्ड लाइफ ले लो, लेक्स, रिवर, माउंटेन, ह्यूमन सिविलाइजेशन, इसका भी कोई भी चीज़ ले लो आप, एजुकेशन, हेल्थ, मेडिसिन, कोई भी चीज़ उठा के देख लो। कोर्ट किसका इंटरप्रिटेशन करेगा, स्टैट्यूट्स का, और स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन करते समय कोर्ट क्या ध्यान में रखेगा, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। जैसे बेंथम कहते थे कि उससे समाज का क्या होना चाहिए, हित होना चाहिए, उन्होंने कहा, और दूसरा उन्होंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल का मैक्सिमम हैप्पीनेस होना चाहिए, और लो यूजफुल होना चाहिए, इसको कहा गया यूटिलिटी की थ्योरी, उपयोगितावाद का सिद्धांत। यहाँ पे है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, समाज के हित में वो चीज होनी चाहिए, समाज के हित में और हैप्पीनेस में भी फर्क है। समाज के हित में है कि नशा मत करो, समाज के हित में है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो नशेड़ी है उसका नशा रोक दें तो उसका तो प्लेजर मारा जा रहा है, उसकी खुशी तो मारी गई। तो वो बेंथम वाली थ्योरी भी हर जगह अप्लाई नहीं होती है, ये ध्यान रखना। कोई ऐसी चीज होती नहीं लॉ में कि एक चीज ला दी सब जगह एप्लीकेबल हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, सब बीमारियों का एक ही इलाज हरे पत्ते वाली टेबलेट, तो वो नहीं होता है ना। पहले आती है ना आनंद कर टेबलेट खा लो, सर दुख रहा, वो पेट दर्द हो रहा, ये तो ऐसा कोई इलाज नहीं होता। हर युग में, यानी हर एरा में, हर समय पे, हर कंट्री, हर नेशन में उसके अकॉर्डिंग लॉ का इंटरप्रिटेशन करना होता है। इसको बोलते हैं हितप्रद अर्थान्वयन, बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्शन, जो वहाँ के लोगों के हित में हो। ये इस कॉन्सेप्ट में समझने में कोई बात आपको नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। ये इसके कुछ केसेस हैं। मनोहर लाल, स्टेट ऑफ पंजाब, नूर सब्बा खातून, महादेव लाल, कमला, कन्हैया लाल, बलदेव शाही, शीला बारसे, भावनगर यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इस बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के, और एक ये LGBTQI+ वाले केस हमने देखे थे। ये तो एक बार के लिए आप उसमें बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में केसेस निकाल लो, इनको डिस्कस करके आज के टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। ये पहला केस मनोहर लाल, स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें निकालना है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। हितप्रद अर्थान्वयन में अपने को ये केसेस डिस्कस करने, कॉन्सेप्ट मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। फिर भी इसमें किन्हीं का कोई डाउट हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके केसेस हितप्रद अर्थान्वयन के देख लो, हम केसेस को डिस्कस करते हैं। पहला केस है मनोहर लाल, स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें इसका ईयर है 1961 सुप्रीम कोर्ट। मनोहर लाल, स्टेट ऑफ पंजाब, 1961 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें पंजाब व्यापार कर्मचारी अधिनियम करके एक एक्ट था 1949 का, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। इसमें यह था वो सभी दुकानें, यानी वो शॉप
और संस्थाएं जिन पर यह एक्ट लागू होता है सप्ताह में एक दिन बंद रहेंगी। क्या नियम था कि जिन पे ये शॉप और ये जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जिन जिन पे ये लॉ एप्लीकेबल होता है, वीक में एक दिन उनको क्या करना है, छुट्टी करनी है, बंद रखना है। ये उनके एक्ट में लिखा हुआ था। तो इसमें कहा गया, चैलेंज क्या किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)G के अगेंस्ट है। 19(1)G में क्या दिया हुआ है, 19(1)G, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)G में क्या दिया हुआ है, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, कॉमर्स, ये वाला। तो कैसा व्यापार में लिखा हुआ है, व्यापार हमारी आजीविका का हित है, आजीविका है, तो इसमें हम संडे को बंद नहीं रखें। तो कोर्ट ने कहा बंद रखा जाना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और दक्षता को ध्यान में रखता है, यानी अपनी स्किल, अपने हेल्थ को ध्यान में रखता है, तो उनको एक दिन छुट्टी करनी चाहिए। ये बात अलग है कि आप छुट्टी किस दिन करते हो। भाई हमारे देश में संडे की छुट्टी का कोई औचित्य नहीं है, ये तो अंग्रेज लागू कर गए। अंग्रेजों को, क्रिश्चियनों को संडे की छुट्टी की आवश्यकता होती है क्योंकि वो उस दिन चर्च में जाते हैं। मुस्लिम कंट्री में जुम्मे की छुट्टी होती है, शुक्रवार की, फ्राइडे की, क्योंकि वो उस दिन नमाज पढ़ने जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ना तो संडे की छुट्टी की कोई मतलब है, ना जुम्मे की छुट्टी का कोई मतलब है। अब इस देश में अधिकांश जो लोग मानते हैं, फिर हमारा तो सेक्युलर नेशन हो गया। अब हम कहते हैं जी मंगलवार की छुट्टी कर दो, सोमवार की कर दो। वनस्थली विद्यापीठ में मंगलवार की छुट्टी होती है। तो ऐसा प्रयोग किया जा सकता है भारत में भी कि संडे ही क्यों, तो बस चल गई एक परंपरा। कहने का मतलब है दिन में एक दिन ऑफ रख लो। अलग अलग शहरों में अलग अलग डे पे मार्केट बंद रहते हैं, और कहीं बड़े मार्केट हैं बड़े शहरों में, वो कभी बंद रहते ही नहीं। उनको तो यूँ रहता है बस चले तो पूरी रात भी खोल के बैठे रहें, है ना। वो रात में ग्राहक आते नहीं, वो सो जाते हैं घर जाके, वरना वो रात भर खोल के रख ले में। तो ऐसा जैसे आजकल ऑनलाइन डिलीवरी वाला रात में कभी भी ऑर्डर करो, खट डिलीवरी ला के दे देता है। इधर एक बार किसी को बस पकड़ाने के लिए, कोटा बस में बैठाने के 1:30-2 बजे की बात है, मोटरसाइकिल में 2-3 लड़के बैठे थे। ऐसे बस आने में टाइम हो गया, तो ऐसे ही बात करने लगे। स्वाभाविक होता है भारतीयों का बात करना। तो मैंने कहा भाई साहब अभी ये हेलमेट लेके, बोले साहब रात में पिज्जा ऑर्डर होता है। मैंने कहा रात में पिज्जा ऑर्डर, रात में लोग सोते हैं। बोला क्या बात करते हो, लड़कियां अभी देखना 2:30 बजे 3 बजे पिज्जा ऑर्डर करेंगी और हम रात भर लेके जाते हैं। अब देखो भारत का क्या कल्चर हुआ है। अपने देश में तो वो देश है जहाँ सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करना। अब जैन समाज तो उस बात को मान रहा है, और अपन तो रातों चरने वाले लोग हैं, है ना। फ्लाइट में बैठ जाओ, उसके बाद लोग रात भर चरेंगे, पूरा दिन चरेंगे, है ना। पशु भी चरने का समय और नियम होते हैं, हमने तो वो नियम भी तोड़ दिए। तो मनोहर लाल के केस में क्या कहा गया कि इस एक्ट में जो शॉप पे और इन पे लागू होता है, एक वीकली ऑफ रखना, तो वो हेल्थ और स्किल के लिए अच्छा। देखो अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सुनो इधर, गवर्नमेंट ने 5 डे वीक कर दिया, सैटरडे संडे ऑफ रख रहे हैं। क्यों? उस समय आदमी अपने परिवार के पास में रहेगा, तो उसको थोड़ा परिवार का ध्यान रखने का, अपनी हेल्थ को भी एक दिन आराम भी चाहिए। ऐसे थोड़ी रोज उठ के बैल की तरह लगा हुआ जोते जा रहा है, वो कभी आराम भी चाहिए ना। किसी दिन आप थोड़ा सा आराम कर लो तो थोड़ा काया को सुकून मिल जाता है। ज़्यादा काया को रोज कष्ट देने से ये जल्दी हाथ खड़े कर देगी फिर आगे जाके, इसलिए थोड़ा आराम भी क्या करो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप पढ़ें, जरूर पढ़ें, खूब पढ़ें, लेकिन 6 घंटा 7 घंटा सोना जरूरी है। अगर 6-7 घंटे नहीं सो रहे हो तो पागल तो बन सकते हो, आरजेएस नहीं बन सकते, ये तय बात है। इसलिए 24 घंटे में से एन एवरेज मिला के 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। 7 से ज़्यादा भी घातक है और 7 से कम उससे भी ज़्यादा घातक है, इसलिए सोया करो। यूँ नहीं यूँ उठ के नींद में भाग रहे हो, फिर जागते जागते भागोगे, घर वाले पकड़ पकड़ के हॉस्पिटल ले जाएंगे कि भैया जयपुर वाले इस पागल खाने में भेजें कि आगरा वाले में भेजें। अगला केस ये मनोहर लाल के बाद में केस है नूर सब्बा खातून। नूर सब्बा खातून, उससे पहले आप इसको डिस्कस कर लो। कमला कन्हई, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कमला कन्हई स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 का क्लोज 5 उसको चैलेंज किया गया। 22 का क्लोज 5 में कहा गया जिसको डिटेन किया जाएगा उसको डिटेन का रीजन बताएंगे। 6 में का रीजन नहीं बताएंगे, 22 के क्लोज 6 में।
और 7 में भी कह दिया पार्लियामेंट इस पर लॉ बना सकती है। तो रीजन बताएंगे, उसका हितप्रद अर्थान्वयन किया गया कि जहां मामले में ऐसा लगेगा जिनको डिटेन किया गया उनको रीजन बताना है तो रीजन बताएंगे, अदरवाइज तो नहीं बताएंगे। ये इसमें प्रभावी प्रतिनिधित्व है, इसके बारे में था। निरोधित व्यक्ति को निरंतर निरोध शून्य है, किसी व्यक्ति को डिटेन कर दिया और कंटिन्यूअस डिटेन ही किए जा रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। एक हितप्रद अर्थान्वयन होना चाहिए, कम से कम उसको एक लिमिट हो ताकि उसके बाद छोड़ दें। जैसे JNK में आर्टिकल 370 में जो चेंज हुआ, लगभग 2000 लोगों को हाउस अरेस्ट रखना पड़ा, डिटेन किया उनके घर में ही, जरूरी था, वरना वो लोग तो ऐसे कह रहे थे यहाँ तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आग लग जाएगी, खून की नदियाँ बह जाएंगी। वो तिरंगे भी उठ रहे हैं और बड़ी शांति है, कुत्ता भी नहीं मरा कोई, है ना, फालतू का माहौल बना रहे थे। अब वो चुप बैठे हैं सब के सब, और रहे से आज चुनाव में अभी रिजल्ट आ रहे हैं, धड़ाधड़ अभी और चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो भाई ऐसा खतरनाक है, वो चुप करा लेगा। अभी थोड़ी देर और रुक जाओ आप, 1 1 बजे तक मामला साफ हो जाएगा। वो जो भी हो, राजनीतिक कारणों में हम नहीं जाते, हम पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं, फिर भी कभी कभी थोड़ी सी पढ़े लिखे जागरूक आदमी की तरह चर्चा कर लेनी चाहिए, थोड़ा जानकारी रखना। बलदेव सहाय का केस है भसीन वाला। इस केस में ये था, किराएदारी इसको लेकर के था, परिवार को विस्तृत अर्थ लिया गया कि यानी फैमिली यानी क्या, परिवार में हम किसको मानेंगे, उनको लेकर के था कि परिवार में प्रमुख सभी नजदीकी संबंध भी शामिल हैं। फैमिली यानी क्या, फैमिली परिवार किसको मानेंगे, तो परिवार जो हमारा परिवार, नाते रिश्तेदार भाई बंद, ये यानी फैमिली, एक परिवार। इसका हितप्रद अर्थान्वयन किया गया। कोर्ट ने कहा परिवार के सभी सदस्य, जिसमें हमारे वंशज भी आते हैं, वंशज यानी भाई बंद चाचा ताऊ, ये भी हमारा एक परिवार ही है। उसके बाद में शीला बारसे का एक केस है, इसमें भी हितप्रद अर्थान्वयन किया गया। इसमें यह कहा गया, शीला बारसे बहुत अच्छा केस है, शीला बारसे का 1986 का केस है। देखो इसमें केसेस बहुत हैं, ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता में कुछ एक केसेस सिंबॉलिक ले रहा हूँ और इनमें से भी कुछ एक सिंबॉलिक केसेस बता रहा हूँ। बहुत सारे केसेस है इसमें, ऐसा नहीं कि इतने से लिख दिए स्क्रीन पे दिख रहे हैं इतने से ही केसेस हैं इसमें, तो केसों का अंबार लगा हुआ हितप्रद अर्थान्वयन में। मैं इनको बिना देखे भी आपको बहुत सारे केसेस बता सकता हूँ, तो कुछ एक केस बता दूं जो आपको भी सामने दिखे और आपको इंटरप्रिटेशन की बुक में भी मिल जाए। शीला बारसे के केस में जेलों में जो बंद कैदी हैं, कैदी, देखो एक चीज ध्यान से सुनो, किसी से कोई अपराध हो गया, वो महिला अगर प्रेग्नेंट है या उसके अभी बेबी हुआ है, 5-1 साल तक का बच्चा, और मानो 5 से भी बड़ा बच्चा है, तो उस बच्चे को कौन रखेगा, उसकी माँ से तो अपराध हो गया, हो सकता है कोई मर्डर हो गया, कोई और चीज हो गई, तो अब उस महिला को कौन रखेगा, बच्चे को कौन रखेगा, महिला को तो जेल में ले जाएंगे, तो बच्चा भी साथ में जाएगा। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 16 साल थी, यानी जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे, उनको रिहा करने का आदेश दिया इस शीला बारसे के केस में प्रार्थना की। और कोर्ट ने आर्टिकल 39F में कहा कि इसमें जो बच्चे हैं उनको एक डिग्निटीफुल मैनर में रखा जाए और उनको खेलने का यानी एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का, पढ़ने का एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले। जेल में तो हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल नहीं सकता। इसके बाद में इसमें केस है नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम। इसमें 125 CRPC इसमें मेंटेनेंस को लेकर के था। इसमें बच्चा और माता पिता के मेंटेनेंस को लेकर के मामला था। उसमें कहा कि मुस्लिम वुमेन डिवोर्स एक्ट 1986 के बाद से हम पे नूर सबा खातून के केस में कहा, नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम, ये 1997 का केस है और 1996 में वो मुस्लिम वुमेन डिवोर्स ही मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिसमें था कि हम पे 125 CRPC नहीं लगती। अब सीधा नूर सबा खातून समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इससे पहले मोहम्मद आपको शाहबानो केस समझा देता हूँ। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मुस्लिम मेल इज ऑल्सो लाइबल टू मेंटेन हिज वाइफ अंडर सेक्शन 125 CRPC। 1985 राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की 84 में हत्या हुई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थम्पिंग मेजोरिटी से। राजीव गांधी के पास में 404 सीटें थी उस जमाने में, 404।
मोदी जी के पास पिछली बार तो 303 ही थी बीजेपी के पास में। आज कितनी आती हैं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखते हैं राजीव गांधी वाले आंकड़े तक पहुंचते हैं। नारा तो 400 पार का था, या पिछली बार वाला आंकड़ा 303 को क्रॉस करते हैं, या उससे आगे पीछे जो भी रहेंगे देखेंगे, लेट्स सी। हम उसमें नहीं जाते, हम आज पॉलिटिकल चर्चा नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हितप्रद अर्थान्वयन की चर्चा कर रहे हैं। तो ये देखा जाएगा। कहा कि मेंटेनेंस देना पड़ेगा पूरे मुस्लिम समाज में। 1984 में जजमेंट आया, 404 की थंपिंग मेजोरिटी से आई राजीव गांधी सरकार के खिलाफ। मुस्लिम मुल्ला मौलवियों के नेतृत्व में मुस्लिम समाज सड़कों पे उतर गया कि हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, क्योंकि हमारे तो कुरान में मना है। कुरान शरीफ कहती है कि मेंटेनेंस दे दिया, तलाक दे दिया, मेंटेनेंस नहीं देंगे, हम तो शरीयत से शासित होते हैं। देखना सुनना, भारत में कोई शरीयत से शासित होता है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से शासित होता है? दोयम दर्जे का कानून चला रखा है। मान लिया राजीव गांधी सरकार झुकी, मुस्लिम डिवोर्सी वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लेके आ गई और साहबानो केस को इनइफेक्टिव कर दिया। उसके बाद में केस आया नूर सब्बा खातून, यहां पर उसके बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, पत्नी है, खसम ने तलाक दे दिया, कहाँ जाए बेचारी? तो मेंटेनेंस मांगा तो उसने कहा नहीं देंगे। अब 1986 का अभी तो लो आया, 1 साल पहले ही तो लड़ झगड़ के लाए हैं, 1 ही साल हुआ, हमसे मेंटेनेंस मांग रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट भी हाथ बंधे हुए हैं, कोर्ट ने भी ऐसा कर दिया। लेकिन बाद में आगे चल के कोर्ट ने 1985 साहबानो जजमेंट आया, उसके ठीक 2005 जजमेंट आया, उसमें कोर्ट ने कह दिया मुस्लिम मेल ऑल्सो लाइबल टू मेंटेन हर वाइफ हिज वाइफ अंडर सेक्शन 125 CRPC। अब 20 साल में देयर वाज नो सिंगल प्रोटेस्ट इन एंटायर नेशन। क्या हो गया ऐसा? समझ में आ गया 20 साल में महिलाओं की हालत खराब हो गई है। यहाँ ईगो, धर्म के ईगो की बात नहीं है। मैंने मुस्लिम डिवोर्सी वुमेन के एक प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। जितनी वर्स्ट कंडीशन मैंने मुस्लिम डिवोर्सी वुमेन की देखी, उतनी मैंने तो जानवरों की भी हालत बदतर नहीं देखी है। डिवोर्स के बाद में मेंटेनेंस देना पड़ता है क्या पति को देना पड़ता है, अगर हिंदू है तो देना ही पड़ेगा। डिवोर्स के बाद भी? हाँ, डिवोर्स के बाद ता उम्र देना पड़ेगा, उसके अंतिम श्वास तक देना पड़ेगा। बच्चों को तो फुल, उसको भी मेंटेनेंस और बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब देंगे आप, सारी चीजें करनी पड़ेगी बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में। इसके बजाय तो छाती कूटा, अपना घर में ही रखो, बाहर मत जाने दो। हाँ, तो इसलिए झगड़ना ही नहीं। पत्नी झगड़े चुप हो जाओ, सुनो उसका झगड़ा, आराम से आनंद लो उसका। जैसे पड़ोसी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सोच लो आप पड़ोसी हैं, थोड़ी देर जब झगड़ा हो जाए तो ऐसे मान लो आप पड़ोसी हैं, और ज़्यादा झगड़ गए कि हमसे झगड़े, हम तो पति हैं, और जोश में आ गए तो फिर मेंटेनेंस देते फिरो। पैसा तो जाना ही है, वो छोड़ेगी नहीं, पूरा तड़ेगी आपको, पैसा और लेगी और आराम से मजे करेगी, और आप बैठे देखते रह जाएंगे और पैसा बराबर देना पड़ेगा। तो यही तो इस नूर सब्बा खातून के केस में उसको अखरा कि हम तो नहीं दे रहे, शरीयत से शासित होते हैं। लेकिन बाद में जॉन वलाम टॉम के केस से और जॉन डिंगडे है, ये जो सारे केसेस आए, यहाँ से कह दिया कि देना पड़ेगा मेंटेनेंस, मना नहीं कर सकते। अब देना पड़ रहा है, अब सब दे रहे हैं। क्यों नहीं हुआ? 20 साल में समझ में आ गया। जिस महिला को तलाक दिया जा रहा है वो समाज से निकली है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उसकी दुर्दशा वो देख रहे हैं। तो एक महिला 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 बच्चे, कहाँ जाए बापड़ी? कैसे परिवार पाले? हैं? अगर कोई है, हाँ, तो अपनी वो अपना इंतजाम रखती है। तो भी उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अभी मुस्लिम्स में ये है कि उसको खुद देती है, तो उसमें होता है तलाक तफवीज़, जिसमें तलाक को खरीदा जाता है। वो खरीद के देती है कि चल मैंने तेरा मेहर माफ़ किया, डोवर माफ़ किया, अब दे तलाक, खुला मुबारक, ऐसा बोलते हैं इसमें, है ना। वो 2 सिचुएशन होती है। ऐसे हिंदूज़ में भी होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दे देते हैं, और जिसमें ये कह देते हैं हम कोई मेंटेनेंस नहीं मांगते, लमसम बस इतना पैसा हुआ, ये दिया, ये छुट्टी, हमें तलाक नहीं चाहिए, छुटकारा चाहिए साहब, इस राक्षस से पिंड छुड़ा दो हमारा। तो भी ठीक है, राक्षस का छुटकारा, वो मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा। और कह दिया कि मेंटेनेंस तो राक्षस को ही देना पड़ेगा, तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है।
ये इन सब चीज़ों का जब इंटरप्रिटेशन किया जाता है तो कोर्ट किसको देगा, चाहे वो साबाना हो, चाहे नूर सब्बा खातून हो, कोर्ट सोसाइटी के इंटरेस्ट बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन करेगा, हितप्रद अर्थान्वयन करेगा। ऐसे भावनगर यूनिवर्सिटी वर्सेस पलिताना चीनी मिल, इसमें भी हितप्रद अर्थान्वयन का लिबरल इंटरप्रिटेशन किया गया। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस राजू सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, जे बोर्ड का जो मेंबर है उसको लेकर के था। इसमें भी यही था कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, तो ऐसे बच्चों की रिहेबिलेशन के लिए, उनका मेंटेनेंस के लिए इन सब को ध्यान में रखा जाए। ये इसमें कहा कि जे में आप बच्चे तो छुड़ा लेते हैं लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं करते हैं, ये गलत है। ऐसे ही इन री स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें भी अनाथ बच्चे, ऑर्फेंज बेबी हैं। जे कोर्ट में ऐसा कहा कि बालक जिनको देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, ऐसे बच्चे जिनको केयर प्रोटेक्शन की नीड है। केयर प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है एक जगह ले जाके बच्चों को पटक दिया। केयर प्रोटेक्शन मीन्स उनकी नीड को फुलफिल होना चाहिए, प्रॉपर केयर हो, प्रॉपर अटेंशन। और एक चीज़ तय है, प्रॉपर केयर और प्रॉपर अटेंशन कहाँ दिया जाता है? ओनली फैमिली में, परिवार में, और बाकी जगह कहीं प्रॉपर केयर है ना अटेंशन है, वो सिर्फ कहने की खाना पूर्ति है। हाँ, जे में ले जाएंगे, वो जे वाली बाल सुधार वाले में ले जाते हैं 18 से। हाँ जी, तो ये हो गया बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन और इसके कुछ केसेस। तो आज की इस क्लास को हम युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे। आप में से किन्हीं का कोई डाउट हो तो 8306969794 पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एक हमने ब्रीफली डिस्कशन करते हुए और डिटेल में इसका हमने आज बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हितप्रद अर्थान्वयन का डिस्कशन किया है। आप में से किन्हीं को कोई बात नहीं समझ में आई हो, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन हमारे जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन यानी आरजेएस के सिलेबस में आती है, इसलिए कोई बात आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।